Hello guys, welcome to your own channel NEET ज्ञान नबोधन। तो वी हैव कवर्ड अ हाफ पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो अभी हम लोग कवर कर लेते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, डैट इज इंट्रिंसिक मैंने आपको बताया था फैक्टर, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या बताया था? मैंने आपको इंट्रिंसिक फैक्टर में बताया इंट्रासेल्यूलर डैट इज जेनेटिक लेवल। ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये आप लोग देख चुके हैं। ये देखिए कहाँ गया, यहाँ पे लिखा था इंट्रासेल्यूलर। यहाँ पे हम जीनेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, यानी डीएनए वीएनए की बात हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन इंटरसेल्यूलर अगर देखें तो हम यहाँ पे केमिकल्स डैट इज प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं। तो अभी हम लोग प्लांट हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि प्लांट का मतलब होता फाइटो होता है। फाइटो का मतलब होता है आपका प्लांट। तो प्लांट हार्मोन को यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम प्लांट हार्मोन्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लांट हार्मोन्स। और क्या बोल सकते हो आप? और इसको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फाइटो हार्मोन्स बोल सकते हैं। ये हमारा हम ये बोल सकते हैं प्लांट हार्मोन्स को। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैं देखिए कुछ बता देता हूँ थोड़ा सा। क्या चीज़? पहली बात, जब हम प्लांट हार्मोन के बारे में यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं? पहली बात, इनकी डिस्कवरी जो हुई है सारी की सारी बाई चांस डिस्कवरी हुई है। कोई भी डिस्कवरी इंटेंशनली नहीं हुई है। ठीक है, तो पहली बात तो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं पीजीआर, जो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, ये आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे? सिंपल मॉलिक्यूल्स हमारे ये होते हैं। और कैसे? स्मॉल होते हैं। ये आपके स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स। और कैसे? मैंने आपको बताया था कैसे इंट्रिंसिक होते हैं, यानी प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। मैंने फैक्टर कैसे बताया आपको? इंट्रिंसिक में आ रहे थे हमारे। ये इंट्रिंसिक में हमने दो चीज़ें पढ़ी, इंटरसेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर। तो इंट्रासेल्यूलर मैंने इस सेल के अंदर मान लो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो, उसकी बात हम निकाली जेनेटिक मटेरियल की। और इंट्रासेल्यूलर मैंने बात की आपके हार्मोन्स की। तो कैसे होंगे ये? इंट्रिंसिक होंगे। पहली बात देखो, सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, स्मॉल होंगे, ये इंट्रिंसिक होंगे। कैसे? इंट्रिंसिक। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इंट्रिंसिक होंगे ये। और कैसे होंगे? इंट्रिंसिक होंगे और इंटरसेल्यूलर होंगे। कैसे? इंटरसेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर आपको बता दिया मैंने क्या, लेकिन ये और कैसे? इंटरसेल्यूलर होंगे। तो इंट्रिंसिक होंगे और इंटरसेल्यूलर होंगे। ठीक है, ये आपके हो गए हार्मोन्स। अब देखिए आए कहाँ कहाँ से, प्रिकर्सर इनका क्या है, मतलब ये बने किस चीज़ से हैं। तो मैं आपको पहले ये चीज़ें देखिए बता देता हूँ कि बने किस चीज़ से हैं आपके। ये देखिए, हम यहाँ पे जब बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की बात हम करते हैं, यहाँ हम 5 टाइप्स के पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। तो हम जब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं, कौन से ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ये सिंपल प्रिकर्सर इनका क्या क्या है मैं आपको एनसीईआरटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडोल कंपाउंड से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? ये हमारे इंडोल कंपाउंड से बने होते हैं। देखो, जैसे हमारा IAA, इसका एग्जांपल हमारा क्या हो गया? IAA। ठीक है, IAA होता है, IBA होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे किससे बने होते हैं? ये हमारे इंडोल कंपाउंड से बने होते हैं। ऑक्सीजन हमारे इंडोल कंपाउंड से बने होते हैं। किससे? इनका डेरिवेटिव इंडोल कंपाउंड होता है, जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी IAA। ठीक है, अब अगर वही हम बात करें किसकी, प्योरेन, सॉरी प्योरिन की बात नहीं भाई, हमने पढ़ा ऑक्सीजन और कौन सा हमारा साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन है हमारा, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड, ये सब हमारे यहाँ पे हार्मोन्स दिए हैं। तो वहीं अगर हम साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो ये साइटोकाइनिन हमारा किस चीज़ से आता है? ये हमारे साइटोकाइनिन जो होते हैं वो एडेनाइन डेरिवेटिव होते हैं। कैसे? ये हमारे एडेनाइन डेरिवेटिव होते हैं। कौन? साइटोकाइनिन में अगर बात करते हैं हम। ठीक है, साइटोकाइनिन में अगर देखें
तो क्या होते हैं जो एडिनाइन डेरिवेटिव आपके ये होते हैं। कौन कौन से होते हैं एडिनाइन डेरिवेटिव में? देखिए ये हमारे एडिनाइन डेरिवेटिव होते हैं, ये एडिनाइन डेरिवेटिव होते हैं। इसमें आपके N6 फरफुरामाइल मतलब यहाँ के प्योरिन्स हो सकते हैं आपके और काइनेटिन हो सकते हैं, ठीक है, प्योरिन्स और काइनेटिन। ये देखिए मैंने आपको ऑक्जिन का बता दिया, साइटोकाइनिन का बता दिया। वहीं अगर हम एब्सिसिक एसिड का देखें, एब्सिसिक एसिड तो ये हमारे किससे, ये आपके एडिनाइन डेरिवेटिव से बने होते हैं, है ना। तो देखिए प्योरिन से, काइनेटिन से, सब चीज़ों से मिलकर बने होंगे। वहीं अगर हम एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं तो वो आपका किससे, कैरोटीनॉइड से मिलकर बना होता है। कैरोटीनॉइड कुछ याद आया आपको, पढ़ चुके हैं हम। ये आपका एब्सिसिक एसिड की अगर हम बात करें ABA, कि आपका कैरोटीनॉइड से मिलकर बना होता है। किससे? ये आपका कैरोटीनॉइड से। इसका डेरिवेटिव कौन है? कैरोटीनॉइड्स। ये हमारा एब्सिसिक एसिड का हो गया, ठीक है। वहीं अगर हम जिब्रेलिक एसिड की बात करते हैं, यही बता देता हूं मैं, वहीं अगर हम जिब्रेलिक एसिड की बात करते हैं तो ये आपका टर्पीन से बना होता है। किससे? जिब्रेलिक एसिड हमारा टर्पीन से बना होता है, यानी ये जो है टर्पीन का डेरिवेटिव होता है। ये आपका टर्पीन से इनके डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये इनके कंपोजिशन यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ मैं, केमिकल कंपोजिशन इनके बता रहा हूँ। तो ये इस चीज़ से मिलकर के बने होते हैं। तो आपका एब्सिसिक एसिड हो गया। इथाइलिन देखिए आपका बचा, तो इथाइलिन हमारा गैसियस हार्मोन होता है, ठीक है। इथाइलिन हमारा गैसियस हार्मोन होता है। देखिए 4 मैंने आपको बता दिए, अब लास्ट में आ गया आपका इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन हमारा गैसियस हार्मोन होता है। क्या होता है? गैसियस हार्मोन्स। ये आपके जो फ्रूट्स सड़ बढ़ रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पीड से पक रहे होते हैं, वहाँ पे पाया जाता है। ये मतलब कि देखिए इथेफॉन के फॉर्म में हमारा पाया जाता है, एक्वस फॉर्म में इथेफॉन के। ये आपको मैं अभी बताऊंगा। तो इन चीज़ों के बारे में देखिए, अगर हम देखें इनके बारे में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमारे क्या होता है, हम इनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। किसके बेस पर? इनकी एक्टिविटी के बेस पर। ये हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितने? 2 टाइप में, बेस्ड ऑन दियर एक्टिविटी, बेस्ड ऑन दियर एक्टिविटी। ये काम कैसे कर रहे हैं इस पे क्या है, हम 2 टाइप में इनको डिवाइड करते हैं। अब वो 2 टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए 2 टाइप इस तरह के हो सकते हैं। कुछ हो सकते हैं हमारे क्या करेंगे, वो मतलब कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होंगे, ठीक है। पहले आपको बता दूं, प्लांट ग्रोथ जो हमारे रेगुलेटर होते हैं, कुछ क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, प्रमोटिंग एक्टिविटीज आपके शो करते हैं, ठीक है। कुछ हमारे क्या करते हैं, जो प्रमोटिंग एक्टिविटीज शो करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, एक हम ले लेते हैं प्रमोटिंग एक्टिविटीज के बेस पर, ठीक है। प्रमोटिंग यानी क्या चीज़ प्रमोट करते हैं। कुछ आपके हो जाएंगे 2 टाइप में, किया ना हमने, ये हमारे इनहिबिटर के बेस पर, ये इनहिबिट करेंगे चीज़ें, ठीक है। ये हम इनहिबिटर के बेस पर ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि प्रमोटिंग एक्टिविटी कौन कौन शो करते हैं और इनहिबिटर एक्टिविटी कौन कौन शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ग्रोथ मतलब प्रमोटिंग मतलब ग्रोथ एक्टिविटीज, ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, ये जो भी प्रमोटर के बारे में, ठीक है। तो प्रमोटर देख लेते हैं, इनहिबिटर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखें पहले, तो 3 हार्मोन्स आपके प्रमोटर में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्रमोटर के बारे में आपको बताऊं, किसके? प्रमोटर के बारे में, तो प्रमोटर में हमारे 3 हार्मोन आ जाते हैं, ठीक है। 3 हार्मोन में बताऊंगा आपको प्रमोशन कैसे करते हैं, इनहिबिशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए ऑक्जिन आ जाता है एक तो प्रमोशन में, ठीक है। ऑक्जिन आ जाएगा प्रमोशन एक्टिविटी में हमारा, और जिब्रेलिन आ जाएगा, ऑक्जिन आ जाएगा, जिब्रेलिन आ जाएगा और साइटोकाइनिन आ जाएगा। ऑक्जिन आ जाएगा और जिब्रेलिन आ जाएगा और साइटोकाइनिन आ जाएगा, साइटोकाइनिन आ जाएगा। ये 3 आ गए आपके प्रमोटर एक्टिविटी में। अगर हम इनहिबिटर एक्टिविटी देखें, क्या हम
इनहिबिटर एक्टिविटी के बेस पर देखें तो इनहिबिटर एक्टिविटी के बेस पर हमें यहाँ पे 2 हार्मोन दिखें। कौन कौन सा बचा? ऑक्जिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। अब हमारा बचा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इसको हम ABA भी बोलते हैं। जिब्रेलिक एसिड आपका GA होता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड ये लार्ज, ये मतलब टोटली इनहिबिटर होता है। ये देखिए 4 मैंने बता दिए। अब हम बात करें वहीं अगर इथाइलिन की, तो इथाइलिन क्या करता है? इथाइलिन की बात अगर हम करें, ठीक है, ये आपका प्रोमोटिंग एक्टिविटी भी शो करता है। कौन सी? प्रमोटिंग भी शो करता है और इनहिबिटिंग एक्टिविटी भी शो करता है। ये मैं दूर दूर क्यों लिखा है बताऊंगा अभी। इनहिबिटिंग एक्टिविटी भी शो करता है। लेकिन अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जब देखते हैं हम तो ये इनहिबिटिंग एक्टिविटी ज़्यादा शो करता है इथाइलिन। प्रमोटिंग एक्टिविटी भी शो करेगा, इनहिबिटिंग एक्टिविटी भी शो करेगा, लेकिन ये इनहिबिटिंग एक्टिविटी ज़्यादा शो करता है। एक बार फिर से बता दूं मैं, प्रमोटर हमारे ऑक्जिन हो जाएंगे, जिब्रेलिक एसिड हो जाएंगे और साइटोकाइनिन हो जाएंगे। वहीं हमारे इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन आपका दोनों चीज़ें होता है। तो देखो, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली प्रमोटिन क्या है, प्रमोशन क्या है और इनहिबिशन क्या है, ठीक है। तो पहले मैं प्रमोशन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। प्रमोशन का मतलब क्या है? देखिए, कोई चीज़ यहाँ पे प्रमोट करना, डेट इज कॉल्ड प्रमोशन। जैसे प्लांट आपका ग्रोथ हार्मोन क्या करवाएंगे? ये आपके सेल डिवीजन करवा देंगे, है ना, सेल का डिवीजन करवा देंगे, सीड जर्मिनेशन करवा देंगे, फ्लावरिंग करवा देंगे, ठीक है, यानी फ्लावर फॉर्मेशन करवा देंगे, फ्रूट फॉर्मेशन करवा देंगे, सीड फॉर्मेशन करवा देंगे, ग्रोथ करवा देंगे। ये सब चीज़ें देखिए आ गई। हर चीज़ नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि सिंपल है, आपको NCERT से भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। वहीं अगर हम देखें कि इनहिबिशन में हमारा क्या क्या आएगा, वहीं अगर हम इनहिबिशन में देखें, ठीक है, तो जब प्लांट में एबायोटिक स्ट्रेस आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा धूप ऊप होगी, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, तो स्टोमेटा आपके क्लोज हो जाएंगे, है ना, स्टोमेटा आपके क्लोज हो जाएंगे। और क्या होगा? लीफ आपकी कर्ल हो जाएंगी। तो मतलब कि जब स्ट्रेस वगैरह आएगा प्लांट को, तो ये हम क्या बोलते हैं? इनको इनहिबिशन बोल देते हैं। यानी यहाँ पे आपके बहुत सारी इनहिबिटिंग एक्टिविटीज आ जाएंगी। जैसे मान लो स्ट्रेस आ गया प्लांट में, ठीक है, पानी कम होने लगा, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टोमेटा का क्लोजर हो जाएगा, है ना। सीड क्या है? सीड जो है डोरमेंसी में चला जाए, ठीक है, मतलब सीड काम करना कम कर दें, तो ये क्या होगा? सब हमारे इनहिबिशन में आ जाएंगे। क्यों जरूरी भी है? अभी जो आप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ें भी क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है। PGR आपके एसिडिक ग्रुप से भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। और ये कैसे? मैंने आपको देखिए काफ़ी चीज़ें बता दी। अब हम लोग थोड़ा NCERT पे नज़र डाल लेते हैं। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, अलग अलग केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बने होते हैं। जैसे दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स। इंडोल कंपाउंड्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो हमारा ऑक्सिजन का एग्जाम्पल है, IAA। एक होता है इंडोल, यहाँ पे क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, वो जाएगा ब्यूटाइरिक एसिड, वहाँ पे B आ जाता है, ठीक है। एडीन एंड डेरिवेटिव आपके कौन कौन से हो सकते हैं? ये आपके N6 फरफुरिलामाइन और फरफुरिलामाइनो, और हमारे यहाँ पे क्या होंगे? प्योरिन्स हमारे हो सकते हैं। ये फरफुरिलामाइनो, प्योरिन्स और हमारे काइनेटिन, ये आपके कौन से? एडीन एंड डेरिवेटिव हो जाएंगे। फिर मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कैरोटिनॉइड्स,
डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड के डेरिवेटिव कौन हो जाएंगे, डेट इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे ए बी ये हम एब्सिसिक एसिड को ही बोलते हैं। फिर जिब्रेलिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे टर्पीन डेरिवेटिव हो जाएंगे, डेट इज जिब्रेलिक एसिड। गैसियस हार्मोन हमारा इथाइलिन होता है, मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने क्या बोला कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन हमारे जो होते हैं ये कई नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेज होते हैं। कौन कौन से, प्लांट हार्मोन्स बोल देते हैं इनको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को। इनको हम फाइटो हार्मोन्स बोल देते हैं, क्योंकि फाइटो मीन्स होता है आपका प्लांट। ये आपका इकोलॉजी में भी फाइटो का वर्ड यूज किया है ना, तो ये फाइटो प्लैंक्टन वो भी प्लांट्स होते हैं। द PGRS ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। कौन कौन से, प्रमोटिंग और इनहिबिशन एक्टिविटीज के बेस पर ये दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। PGRS इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपको ये सेल को डिवाइड करवा दें, सेल को लार्ज करवा दें, एनलार्जमेंट करवा दें, ठीक है, पैटर्न फॉर्मेशन करवा दें, ट्रॉपिक ग्रोथ मतलब प्लांट की ग्रोथ वगैरह करवा दें टोटली, और क्या फ्लावरिंग करवा दें, वहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन करवा दें, सीड फॉर्मेशन करवा दें। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रमोटिंग एक्टिविटीज। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। इनको हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स बोलते हैं। जब आपके एग्जाम्पल आ जाए व्हाट आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, देन यू हैव टू राइट द ऑक्जिन, जिब्रेलिक एसिड एंड साइटोकाइनेंस। ठीक है, फिर वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, द PGRS ऑफ अदर ग्रुप, ये क्या करेंगे, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वाउंड्स एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। ये मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी जब हम हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होने लगे तो प्लांट में स्ट्रेस आना भी जरूरी है, स्टोमेटल का क्लोजर हो जाएगा, है ना, लीफ कर्ल हो जाती हैं, ये सब क्यों होता है, हार्मोन्स के कारण होता है। सीड डोरमेंसी हो जाती है, डोरमेंट स्टेज में चला जाता है सीड, दिस इज ड्यू टू द हार्मोन्स। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, जरूरी है नहीं उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, दे विल डाई, अगर उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो ये हार्मोन भी जरूरी है, नहीं तो मर जाएंगे, वाटर लॉस से मान लो मर जाएंगे अगर स्टोमेटा क्लोज नहीं हुए। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये मतलब कि ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में आपके इन्वॉल्व होते हैं। फिर मैंने आपको क्या बोला, सच एज एग्जाम्पल दिए हैं, डोरमेंसी आपका हो गया, एब्सिशन हो गया। एब्सिशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ फॉल ऑफ, गिर जाना टूट के। मान लो कोई प्लांट में फ्रूट लगा है, फ्रूट गिर जाए तो हम बोलेंगे फ्रूट का एब्सिशन हो गया। ठीक है, सेपरेट हो जाए प्लांट से फ्रूट, डेट इज फ्रूट का सेपरेशन हो गया। द PGRS एब्सिसिक एसिड जो हमारा इस ग्रुप से बिलोंग करता है, किससे, इनहिबिशन से। लेकिन वहीं अगर हम देखें इथाइलिन के बारे में, तो ये क्या है, आपका प्रमोटिंग एक्टिविटीज भी शो करता है, लेकिन लार्जली क्या करता है, ये इनहिबिटिंग एक्टिविटीज ज़्यादा शो करता है, मैंने आपको ये बताया था। कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप्स, यानी प्रमोटर भी हो सकता है और ये इनहिबिटर भी हो सकता है, लेकिन मेनली हमारा क्या है, ये मेनली हमारा ये इनहिबिटर है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं इनकी डिस्कवरी कैसी, बाई चांस डिस्कवरी हुई है। ठीक है, इनकी डिस्कवरी कैसी है, बाई चांस डिस्कवरी है, इंटेंशनली नहीं की गया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ आपको, अगर वैसे पढ़ तो ऐसे भी सकते हैं, पहले आपको मैं ऑक्सीजन के बारे में ही सारा कुछ बता दूं, लेकिन एक काम करते हैं, पहले हम इससे NCERT के शेड्यूल से ही चल लेते हैं। पहले हम सारी यहाँ पे डिस्कवरी देख लेंगे सारे हार्मोन्स की, फिर हम लोग एक एक सेपरेट हार्मोन के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में, तो एक चीज़ पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, क्या चीज़, देखो एक लाइन बताऊंगा फिर आपको समझाऊंगा। इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ PGRS हैव बीन एक्सीडेंटल। सारी डिस्कवरीज एक्सीडेंटल हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन से। पहले हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे मैं ऑक्सीजन से स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, तो यहाँ पे हम देख रहे थे डिस्कवरी, तो हमारे यहाँ पे 2 साइंटिस्ट आएंगे। कौन कौन से? मतलब कि चार्ल्स डार्विन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इनका सन आता है, चार्ल्स डार्विन। और इनका सन आ जाता है, सन कौन है? फ्रांसिस डार्विन। फ्रांसिस डार्विन, ये इनका सन है और वो फादर हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे थे? ये आपको स्टडी कर रहे थे, किस पे? ये आपके कैंडी ग्रास पे स्टडी कर रहे थे। किस चीज़ की? ये आपके फोटोट्रॉपिज्म की स्टडी कर रहे थे। फोटोट्रॉपिज्म कैसा कि लाइट, सनलाइट आती है, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं सनलाइट के लिए, ठीक है, ये होता है फोटोट्रॉपिज्म। तो इन्होंने क्या देखा, मैं ये मिटा देता हूँ। देखिए, मान लो इन्होंने कौन सा प्लांट लिया यहाँ पे, इन्होंने ग्रास ली, कौन सी? कैंडी ग्रास, ठीक है। इन्होंने उसके कोलियोप्टाइल में देखा, इन्होंने देखा कोलियोप्टाइल और कैंडी ग्रास में, तो इन्होंने कैंडी ग्रास ले ली, कैंडी ग्रास। तो वहाँ पे क्या देखा, मान लो यहाँ पे सन है, ये मान लो सन है, ये एक यहाँ पे प्लांट है, ये आपकी कैंडी ग्रास है, ये उसकी क्या हो गई? एपेक्स हो गई। तो यहाँ पे क्या देखा इन्होंने कि जो प्लांट था ये क्या इधर की तरफ मुड़ गया, ये जो है ऐसे यहाँ पे मुड़ गया, प्लांट ऐसे मुड़ गया। तो यहाँ पे ऐसे क्यों मुड़ गया, उन्होंने ये देखा ऐसे यहाँ पे क्यों मुड़ गया, उसका यूनिलेटरल मूवमेंट कैसे हो गया, ठीक है, यूनिलेटरल एल्यूमिनेशन कैसे हो गया टूवर्ड्स द लाइट, ये मुड़ गया। लाइट यहाँ से आ रही थी, सनलाइट हमारी यहाँ से आ रही थी, इसकी तरफ ये मुड़ गया। तो क्यों मुड़ गया भाई? लाइट यहाँ से आ रही थी, लेकिन इससे आपका क्या पता चला? इससे देखिए हमें क्या हुआ कि यहाँ पे टिप में प्लांट की, मान लो यहाँ पे प्लांट की टिप है, ये यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन हुआ जो बह के नीचे आ गया, तो यहाँ से प्लांट आपका मुड़ गया, ठीक है, यहाँ से प्लांट मुड़ गया। ये मान लो एपेक्स है, यहाँ से प्लांट आपका ये मुड़ गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ चीज़ का फॉर्मेशन हुआ जो यहाँ पे नीचे आ गया और इधर ज़्यादा ग्रोथ हो गई, इस तरफ ग्रोथ कम हुई, तो इधर से मान लो मुड़ गया, तो मतलब इधर ग्रोथ ज़्यादा हुई है। मान लो कोई ऐसी चीज़ है, उसको मोड़ो तो इसकी ज़्यादा ग्रोथ करनी पड़ेगी हमें, तो इसकी इधर मतलब ज़्यादा ग्रोथ हो गई, तो इधर ये मुड़ गया। तो क्यों हुआ, ये मतलब कि पता करना था ऐसा हुआ क्यों। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि कुछ यहाँ पे क्या है, टिप में बना जो नीचे यहाँ पे आ गया, जिसके कारण ये मुड़ गया, ठीक है, जो ट्रांसमिटेबल था, ठीक है। कॉज किया इसने बेंडिंग ऑफ एंटायर कोलियोप्टाइल, इसने क्या किया, कॉज बेंडिंग ऑफ एंटायर कोलियोप्टाइल, है ना। क्यों? कुछ चीज़ यहाँ पे ट्रांसमिट होकर नीचे आ गई, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने पता किया कि यहाँ पे कुछ चीज़ नीचे आ गई। फिर क्या हुआ, मान लो कि फिर इसको पता चला कि यहाँ पे है क्या चीज़, तो इसको आइसोलेट किसने किया, फिर इसका किया गया आइसोलेशन, जो चीज़ थी वहाँ पे जिसकी वजह से बेंडिंग हो गई, तो इसका आइसोलेशन हमारे साइंटिस्ट ने किया, डेट इज एफ.डब्ल्यू. वेंट। किसने? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। तो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इसका आइसोलेशन किया। तो कौन से इन्होंने ग्रास ली या प्लांट लिया? इन्होंने लिया, देखिए ग्रास ली कौन सी, कोलियोप्टाइल ओट सीडलिंग ली इन्होंने। कौन सी? ओट सीडलिंग इन्होंने प्लांट लिया, ओट की सीडलिंग ली, ठीक है। तो कोलियोप्टाइल ऑफ, यहाँ पे कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो प्लांट था, ठीक है, ये एपेक्स हो गई, ये पूरा प्लांट था, मान लो ये एपेक्स हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने अगार प्लेट लगा के, ठीक है, क्या अगार प्लेट लगा के, ये चीज़ हमारे एनसीईआरटी ने दी है, आप लोग चाहो तो छोड़ दो। अगार प्लेट लगा के यहाँ से आइसोलेट किया,
तो यहाँ से पता चला फिर कि जो आइसोलेट किया गया है डेट इज ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन हमारा आइसोलेट किया गया। तो यहाँ से ऐसे इसकी डिस्कवरी देखिए हो गई कि कुछ तो है जो बेंडिंग कर रहा है कोलियोप्टाइल की। ठीक है, देखो यहाँ पे, ये देखो, मान लो यहाँ पे देखा इन्होंने जब तो पढ़ा, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज बनी जो बह के नीचे आ गई, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, बेंडिंग हो गया। देखिए all this started with the observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin. Then they observed the coleoptile of कैंडी ग्रास। इन्होंने कैंडी ग्रास के कोलियोप्टाइल में देखा, क्या देखा, रिस्पॉन्डेड टू यूनिलेटरल एल्यूमिनेशन बाई ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट। यानी इसका यूनिलेटरल मूवमेंट हो गया, एक तरफ लेटरली मूवमेंट हो गई कोलियोप्टाइल सनलाइट की तरफ, टूवर्ड्स द लाइट सोर्स। इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, जो लाइट की तरफ मुड़ी जाए। ठीक है, आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इट वाज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल was the site of transmittable influence that the cause of bending of the entire coleoptile। मतलब यहाँ पे कोई चीज फॉर्मेशन हुई टिप में, कोलियोप्टाइल की टिप में कोई चीज फॉर्मेशन हुई जिसका क्या ट्रांसमिशन हो गया, मतलब वो ट्रांसमीटर वहां से टिप से ट्रांसमिशन होके नीचे आ गई वो चीज, जिसकी वजह से बेंडिंग हो गई। इन्फ्लुएंस डेट द कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ एंटायर कोलियोप्टाइल, जिसकी वजह से पूरी कोलियोप्टाइल बेंड हो गई। तो वहां से कोई चीज ट्रांसमिट होके नीचे आ गई। अब भाई ये पता चले कि वो क्या चीज है आखिरकार। ठीक है, तो इसका आइसोलेशन किसने किया पता करने के लिए कि वो चीज है क्या। इसका आइसोलेशन हमारे साइंटिस्ट ने किया, डेट इज, साइंटिस्ट थे हमारे एफ.डब्ल्यू. वेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया कोलियोप्टाइल ओट सीडलिंग लिया, इन्होंने ओट सीडलिंग लिया, वहां से इन्होंने क्या किया, आइसोलेशन किया। ठीक है, ऑक्सीजन वॉज आइसोलेटेड बाई एफ.डब्ल्यू. वेंट फ्रॉम द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल ऑफ द ओट सीडलिंग। यहाँ से इन्होंने आइसोलेशन कर लिया। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि देखा किसने, मतलब कि पता किसने किया, तो पता किया इन्होंने फ्रांसिस डार्विन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। अरे यार, फ्रांसिस चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने, ठीक है, जीनेटिक्स में पहुंच गए थे। और इसका आइसोलेशन किसने किया, एफ.डब्ल्यू. वेंट साहब ने इसका आइसोलेशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फोटोट्रॉपिज्म पढ़ रहे थे वो, लेकिन इसका बाई चांस डिस्कवरी हो गई हमारी ऑक्सीजन की। ये आपके ऑक्सीजन की डिस्कवरी देखिए हो गई। अब वहीं अगर हम देखें, देखिए ऑक्सीजन की डिस्कवरी हमने कर ली। अब अगर हम जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी देखें, भाई हमने पहले ऑक्सीजन पढ़ लिया, अभी हम इनके बारे में सेपरेट भी एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। मैं आपको पहले इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि एनसीईआरटी में आपके ऐसे दिया, फिर मुझे आपको छोड़ छोड़ करके पढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, अगर जिब्रेलिक एसिड के बारे में देखें तो हमारे एक साइंटिस्ट थे, कौन, एक साइंटिस्ट थे हमारे ई क्यूरोसावा। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट थे ई क्यूरोसावा। तो ई क्यूरोसावा ने क्या पता किया, अरे यार, ई क्यूरोसावा क्या करते थे, इन्होंने क्या किया, देखिए एक डिजीज की स्टडी कर रहे थे। कौन सी डिजीज, ये मतलब कि राइस सीडलिंग की डिजीज की स्टडी कर रहे थे। उस डिजीज का नाम था, किसमें, राइस सीडलिंग में स्टडी कर रहे थे, राइस सीडलिंग में डिजीज की स्टडी कर रहे थे। डिजीज का नाम था बेकेने डिजीज, बेकेने बोलो, बेकेन बोलो, बेकने डिजीज। आप इसको फूलिश सीडलिंग डिजीज भी बोल सकते हो। कौन सी, और फूलिश सीडलिंग डिजीज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो फूलिश सीडलिंग मतलब क्या, ये मतलब कि जब राइस प्लांट पे, राइस की सीडलिंग्स पे स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने जब उसमें, देखो मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने देखा जब यहाँ पे बहुत सारे राइस प्लांट्स थे, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि सब बराबर के राइस प्लांट थे, सब बराबर के राइस प्लांट थे। एक राइस प्लांट इन्होंने देखा कि बहुत बड़ा हो गया,
ये बहुत बड़ा हो गया, एबनॉर्मली इसकी ग्रोथ होने लगी। क्या हुआ, ये एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगा, बहुत लंबा हो गया, एबनॉर्मली ग्रोथ यहाँ पे करने लगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जब यहाँ पे स्टडी ग्रोथ कर रहे थे ये, तो इक्यूरो साहब ने क्या किया, देखिए यहाँ पे इन्होंने फंगल इन्फेक्शन करवाया। ठीक है, देखो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि जब इसकी एबनॉर्मली ग्रोथ हो रही थी तो उन्होंने क्या पता किया, देखो यहाँ पे क्या था कि एक पैथोजन आ गया था, यहाँ पे एक फंजाई आ गया था पैथोजन, कौन सा, जिब्रेला फ्यूजिकोरा, यहाँ पे एक फंजाई आ गया था। ठीक है, एज अ पैथोजन, कौन, पैथोजन आ गया था जिब्रेला फ्यूजिकुराई। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई यहाँ पे आ गया। तो इन्होंने इक्यूरो सावा साहब ने क्या किया, जब देखा उसमें डिजीज हो रही थी राइस सीडलिंग में, जो पहले नॉर्मल था फिर उसमें डिजीज हो रही थी, तो वहाँ पे इन्होंने स्टेराइल फिल्ट्रेट से मतलब क्या किया, मतलब कि ट्रीट करवाया। तो वहाँ से जब इन्होंने बाहर ये निकाला, इन्होंने स्टेराइल फिल्ट्रेट फंगस का। ठीक है, फंगस का जब इन्होंने स्टेराइल फिल्ट्रेट निकाला, ये जब निकाला इन्होंने फंगस से, तो वहाँ पे इन्हें क्या पता चला, देखिए जो सब्सटेंस इन्होंने निकाला, इस सब्सटेंस को बाद में बोला गया जिब्रेलिक एसिड, इसको बोला गया जिब्रेलिक एसिड। आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे डिजीज पढ़ रहे थे वो बैकेने डिजीज, किसमें, राइस सीडलिंग में हुई थी, राइस के प्लांट में हुई थी, जिसमें एबनॉर्मली ग्रोथ उन्हें देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, तो ये देखो, द बैकने फूली सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग वॉज कॉज्ड बाई ए फंगस पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकोराई। वहाँ पे डिजीज कौन से, किसके कारण हुई थी, राइस सीडलिंग में डिजीज हुई थी फंगस के कारण, फंजाई के कारण, डेट इज जिब्रेला फ्यूजिकोराई। फिर क्या किया, इक्यूरोसावा इन 1926 रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज। क्या, यहाँ पे कुछ डिजीजिक सिम्टम्स आ गए हैं राइस सीडलिंग में, जो एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगी है, डिजीज इन द राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद द स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ द फंगस। जब उन्होंने फंगस के स्टेराइल फिल्ट्रेट को निकाल कर देखा, तो उससे क्या पता चला, द एक्टिव सब्सटेंसेज वर लेटर आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड। यानी इक्यूरोसावा साहब ने जिब्रेलिक एसिड का यहाँ पे, ये भी देखो बाई चांस है भाई, वो तो स्टडी कर रहे थे डिजीज की राइस सीडलिंग पे, लेकिन वहाँ पे ये एक्सीडेंटली मिल गया जिब्रेलिक एसिड, किससे, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से निकल रहा था, डेट इज फंजाई। तो हमें आगे इसमें एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि हमारा ये लार्ज प्लांट से देखने के लिए मिल सकता है, कौन, जिब्रेलिक एसिड, और किससे, और हमारे ये फंजाई से भी देखने के लिए मिल सकता है। मतलब फंजाई और हायर प्लांट इसका प्रोडक्शन करती हैं। देखो फंजाई से तो इन्होंने निकाला ही जिब्रेला फ्यूजिकोराई से, और ये आपका कुछ हायर प्लांट्स में भी मिलता है, और आपका ये हायर प्लांट्स में देखने के लिए मिलेगा। ये आपका एनसीईआरटी में ही आपका दिया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, जिसमें आपका फंजाई और हायर प्लांट्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका कई टाइप का होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखिए, एक ही पहले आपको सारी डिस्कवरी बता देता हूँ, फिर आपको मैं सारी डिस्कवरी बताने के बाद एक एक हार्मोन के बारे में बता दूंगा। फिर हमारे साइंटिस्ट आते हैं, कौन, स्कूगन मिलर। फिर हमारे एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट आते हैं, एफ स्कूग और मिलर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये टिश्यू कल्चर की स्टडी कर रहे होते हैं, किसकी, ये कर रहे होते हैं टिश्यू कल्चर की स्टडी। ठीक है, टिश्यू कल्चर की स्टडी कर रहे होते हैं, किसकी, टिश्यू कल्चर की स्टडी करते हैं। तो ये क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो इंटरनेडल, ये देखते हैं टोबैको प्लांट में। ठीक है, आपको मैं बताता चलूँ, ये टोबैको प्लांट में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो टोबैको प्लांट में इनको क्या पता चलता है कि
यहाँ पे इन्हें एक कैलस दिखाई देता है। कैलस क्या होता है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। ठीक है, कैलस दिखाई देता है। तो यहाँ पे कैलस में ये क्या करते हैं कि देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे टोबैको प्लांट इन्होंने लिया। मैं फिर से आपको देखिए टोबैको प्लांट बना करके बता देता हूँ। मान लो टोबैको प्लांट लिया, तो ये आपका मान लो टोबैको प्लांट हो गया। ठीक है, यहाँ पे नोट्स आ गई, तो इन्होंने एक इंटर नोड मान लीजिए ले लिया। ठीक है, इन्होंने एक इंटर नोड ले लिया। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि मान लो कि इंटरनोडल सेगमेंट जो लिया टोबैको स्टेम का, ये टोबैको स्टेम है हमारा, मैं लिख देता हूँ टोबैको स्टेम। तो ये आपका टोबैको स्टेम जो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इसमें जो यहाँ पे कैलस ले लेते हैं। कैलस किस क्या होता है? ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, या मास ऑफ सेल्स आप इनको बोल सकते हैं। तो इस कैलस में इन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन के साथ में, किसके? ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन प्लस कुछ चीजें और इन्होंने ली, जैसे वेस्क्यूलर टिश्यू इन्होंने ले लिया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट किसका इन्होंने लिया? एक्सट्रैक्ट ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए फिर से मिटा नहीं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट ऑफ किसका किसका एक्सट्रैक्ट इन्होंने लिया? इन्होंने देखिए एक्सट्रैक्ट जो लिया वो वेस्क्यूलर टिश्यू का ले लिया। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख कर बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वेस्क्यूलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट ले लिया, या इन्होंने क्या ले लिया? एक्सट्रैक्ट ले लिया कोकोनट मिल्क का। किसका? कोकोनट मिल्क का, कोकोनट, या तो फिर कोकोनट मिल्क ले लिया, वेस्क्यूलर टिश्यू का ले लिया, या तो कोकोनट मिल्क का ले लिया, या इन्होंने ईस्ट का एक्सट्रैक्ट ले लिया। किसका? ईस्ट का एक्सट्रैक्ट ले लिया, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट ले लिया। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यू, कोकोनट मिल्क और ईस्ट, या फिर इसका क्या डीएनए भी इन्होंने ले लिया। किसका? कोकोनट मिल्क का। ठीक है, इन्होंने ले लिया, तो इसको ऑक्सीजन के साथ में मिक्स करवाया इन सब चीज़ों को और इस कैलस में डाल दिया। तो क्या देखा इन्होंने कि ये स्पीड से मतलब कि वहाँ पे प्रोलिफरेट होने लगा। ठीक है, ये डालने के बाद वहाँ पे प्रोलिफरेशन होने लगा। तो बाद में इन्होंने वहाँ से केमिकल निकाला। ठीक है, जब यहाँ पे देखा इन्होंने कि जो हमारा कैलस है इसका क्या होने लगा? प्रोलिफरेशन होने लगा। कैलस का देखा इन्होंने प्रोलिफरेशन, यानी ये डिवीजन होने लगा। तो यहाँ से फिर इन्होंने एक सब्सटेंस निकाला। किसने? स्कूग और मिलर ने। क्या निकाला? स्कूग और मिलर ने यहाँ से एक सब्सटेंस निकाला। ठीक है, क्रिस्टलाइज द सब्सटेंस। तो क्या कर रहा था? साइटोकाइनेसिस करवा रहा था। मतलब क्योंकि साइटोकाइनेसिस क्यों करवा रहा था? क्योंकि इसका डिवीजन होना स्टार्ट हो गया, प्रोलिफरेट करना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे सेल डिवीजन होने लगा। और सेल डिवीजन को हम लोग बोलते थे साइटोकाइनेसिस, जिसमें दो सेल आपस में डिवाइड हो जा रहे थे। क्या बोलते थे हम इसको? इसको बोलते थे साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे हमारा सेल डिवीजन हो जा रहा था। तो ये साइटोकाइनेसिस यहाँ पे करवाने लगा। तो यहाँ पे इन्होंने पता किया फिर क्या? स्कूग और मिलर साहब ने, कि डेट इज, किसने? स्कूग और मिलर साहब ने फिर वहां से स्कूग एंड मिलर साहब ने यहाँ से पता किया। तब इनको पता चला कि हमारा क्या है? काइनेटिन है, एज अ काइनेटिन। काइनेटिन क्या होता है? साइटोकाइनिन हमारा होता है। तो ये देखिए मैंने आपको साइटोकाइनिन भी बता दिया। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। Skoog and his co-worker observed that from the internodal segment of tobacco। ठीक है, इंटरनोडल सेगमेंट्स यानी दो सेगमेंट के बीच में इंटरनोड होता है ना, उसमें देखा इन्होंने स्टेम द कैलस ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, यानी एक यहाँ पे मास था जो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा था। तो ये प्रोलिफरेट तब करेगा कब? ओनली इफ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसके साथ में? ऑक्सीजन द न्यूट्रिएंट्स मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद द वन ऑफ द फॉलोइंग। किसके साथ? या तो एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू ले लें, या तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट ले लें, या तो कोकोनट मिल्क ले लें, या तो इसका डीएनए ले लें। इन चीज़ों के साथ में ऑक्सीजन को डाल करके
इस पे जब ऐड किया गया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिलर साहब ने, ठीक है, मिलर साहब ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे जब ऐड किया उन्होंने तो ये प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो गया। कौन, कैलस हमारा, जो पहले अनडिफरेंशिएटेड लेथर डिफरेंशिएट नहीं हो रहा था, यहाँ पे प्रोलिफरेशन होने लगा, तो जिसने सेल का डिवीजन करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्रिस्टलाइज किया साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को इन्होंने क्या बोला, काइनेटिन। देखिए पुरानी एनसीईआरटी में हमारा स्कूग एंड मिलर दिया, लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ मिलर दिया हुआ है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ हमारा यहाँ पे मिलर ही दिया हुआ है, लेकिन आप स्कूग और मिलर भी आ जाएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, 3 हम लोग देखिए पढ़ चुके। अब एक चौथा आता है हमारा, देखिए इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यही समझा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। जो बहुत ज़्यादा टफ होता है वो मैं आपको वहाँ समझा देता हूँ। ड्यूरिंग द मिड 1960s, ये 1960s की बात है, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई, अलग अलग करके 3 रिसर्च यहाँ पे हुई। तो इससे क्या पता चला, प्योरिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज। ठीक है, कौन कौन से केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स, 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट रिसर्चेज है, यहाँ पे 3 इनहिबिटर आपके निकले। कौन कौन से 3 इनहिबिटर निकले हमारे आपके, मैं लिख देता हूँ। देखिए जब 3 अलग अलग डिस्कवरी हुई तो यहाँ पे 3 इनहिबिटर कब हुई, 1960s में, तो यहाँ पे 3 अलग अलग इनहिबिटर निकले। ठीक है, तीनों डिस्कवरी से, तीनों इंडिपेंडेंटली डिस्कवरी हुई। तो कौन कौन से थे वो, इनहिबिटर बी, इनहिबिटर बी, इसका नाम रखा गया इनहिबिटर बी। दूसरी स्टडी में क्या निकला, वहां पे निकला एफसीसन सेकेंड, क्या निकला, एफसीसन सेकेंड, ये हमारा दूसरा था। तीसरा कौन था हमारा, देखो एक हो गया इनहिबिटर बी, एफसीसन सेकेंड, और फिर हमारा हो गया डॉर्मिन, क्या हो गया हमारा, डॉर्मिन। ये 3 चीजें अलग अलग डिस्कवरीज में हमारी निकली, और कैसी थी, इनहिबिटिंग एक्टिविटीज ये शो कर रही थी। इनको बाद में जब पता किया गया तो क्या पता चला, लेटर स्टडीज ने बताया दिस इज ABA, मतलब ये एफसीसिक एसिड है, ये पता किया गया। क्यों, क्योंकि मैंने बोला आपका ये इनहिबिटिंग एक्टिविटीज शो करता है आपका। तो ये 3 अलग अलग स्टडीज में आपका पता चला इनहिबिटिंग एक्टिविटीज, दैट इज यहाँ पे इसी का नाम पड़ा एफसीसिक एसिड। फिर आपको देखिए ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल बता देता हूँ। HH कजिन्स, अब हम लोग यहाँ पे इथाइलिन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखो HH कजिन्स इन 1910, आपको यहाँ पे डेट वेट याद नहीं करनी। कंफर्म द रिलीज ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम द राइपेंड ऑरेंजेज, जो आपके ऑरेंज बहुत ज़्यादा राइपेंड होने लगे थे, हल्के हल्के सड़ने भी लगे थे कह सकते हैं हम। तो यहाँ से कुछ चीज़ें निकली जिन्होंने क्या किया, अनराइपेंड बनाना को राइपेंड कर दिया। ठीक है, मतलब कि आपका देखो मैं लिख दूं यहाँ पे, राइपेंड ऑरेंजेस से कोई चीज़ निकली जिसने आपके कच्चे केलों को पका दिया। ठीक है, अनराइपेंड बनाना को इन्होंने क्या किया, राइपेंड कर दिया, राइपेंड ऑफ स्टोर्ड अनराइपेंड बनाना। आज तो कहीं मान लो रखे होंगे साथ में, तो यहाँ से कुछ सब्सटेंस निकली जिससे मतलब कि कच्चे बनाना आपके पक गए। तो इससे क्या हुआ, देखो लेटर दिस वोलाटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन। ठीक है, ये आपका एक गैसियस PGR है जो इनहिबिटिंग एक्टिविटी भी शो करता है और प्रमोटिंग एक्टिविटी शो करता है, लेकिन मोस्टली कौन सी, इनहिबिटिंग एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, अब हम इनके अलग अलग जो है देखिए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में अलग अलग पढ़ लेते हैं कि किसका कौन सा काम देखिए होता है। मैं क्या करूँगा कि आपको यहाँ से देखिए चीज़ें सीधे आपको बता देता हूँ जो मुझे मेन लगती हैं, जो आपको समझाने से समझ में, देखो मेरा कहने का मतलब कि जो चीज़ आपको पैरा से समझ में नहीं आएगी वो मेन चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी जो आपको पैरा से ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक चीज़ बताऊँ, देखिए ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम ग्रीक में देखें तो हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो इसका ग्रीक में मतलब होता है ऑक्सीजन, क्या होता है ये।
ऑक्सीजन इसका मतलब होता है ग्रीक में। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ग्रो। तो जो प्रमोटिंग एक्टिविटी करता है, कोई चीज़ ग्रो करवाता है, इसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑक्सीजन हमारा कहाँ से आइसोलेट हुआ था? जो हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन आइसोलेट हुआ था, फर्स्ट ऑक्सीजन हमारा आइसोलेट हुआ था कहाँ से? ये ह्यूमन के यूरिन से आइसोलेट हुआ था। ठीक है, ह्यूमन के यूरिन से। कहाँ से? ह्यूमन के यूरिन से फर्स्ट एक ऑक्सीजन हमारा आइसोलेट हुआ था। अब ये आपका देखिए दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। ठीक है, ये तो हमारा ह्यूमन की यूरिन से निकला, नेचुरल ही होगा। तो यहाँ पे दो टाइप के आपको देखने के लिए मिलेंगे, डेट इज नेचुरल ऑक्सीजन, और कैसे मिलेंगे आपको? सिंथेटिक, यानी बनाया गया है मॉडिफिकेशन करके। तो आपका नेचुरल मिलेगा और सिंथेटिक भी देखने के लिए मिलेगा। तो नेचुरल में अगर मैं आपकी बताऊं तो हमारा IAA आ जाएगा, IAA, और IBA आ जाएगा। ये आपका IAA आ जाएगा और IBA आ जाएगा। ये आपके कौन से? नेचुरल ऑक्सीजन हो जाएंगे। IAA का पूरा नेम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, अभी ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और आपके IBA का है इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। उसका क्या है? एसिटिक एसिड, और इसका ब्यूटायरिक एसिड। बस इसका फर्क है, एसिटिक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है। सिंथेटिक ऑक्सीजन आपके कौन से? ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सीजन हमारे होते हैं दो, सिंथेटिक ऑक्सीजन हमारे होते हैं दो, जो हमारे NCERT में दिए हैं। NAA आपका हो गया एक, और एक हो गया 2,4-D। ठीक है, एक आपका हो गया NAA और आपका एक हो गया 2,4-D। ठीक है, बस इसमें आप कॉमा लगा लेना, 2,4-D। ये आपका 2,4-D हो गया। देखिए NAA फुल फॉर्म में बता देता हूँ, बाकी आपको लिखूंगा नहीं, यहाँ पे आपको NCERT से मैं समझा दूंगा। तो हमारा 2,4-D का फॉर्म मतलब कि पूरा नेम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक। ठीक है, फिर से सुनो, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का जो है पूरा नाम होता है। ठीक है, और NAA का तो बहुत सिंपल होता है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। N का बस याद करना है, बाकी हमारा एसिटिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके नेचुरल हो गए और सिंथेटिक हो गए। बाकी अगर एक चीज़ बताऊं तो सारे हमारे क्या है, एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। ये किस में? एग्रीकल्चर में, फ्लावर्स की खेती में यूज होते हैं। ये किस में? फ्लावर्स की एग्रीकल्चर में, फ्लावर्स एग्रीकल्चर में हमारे ये यूज होते हैं। फ्लावर्स की खेती को हम लोग क्या बोल देते हैं? डेट इज हॉर्टिकल्चर। इसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। कि आपका इतना देखिए मैंने आपको बता दिया। क्या करता है हमारा एग्रीकल्चर में भी इसका काफ़ी यूज होता है। अब देखिए हमारा प्रमोटिंग एक्टिविटी, ये तो क्या करवाएगा? ये रूटिंग करवाएगा। ठीक है, और क्या करवाएगा? प्रमोशन ही करवाएगा ना, जो जो चीज़ें करवाएगा। तो बाकी चीज़ें आप मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए एक चीज़ अगर बताऊँ आपको, तो मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, ये क्या क्या करवाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। देखो पहली बात तो एक चीज़ आप अगर देखो तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये क्या करता है, क्या प्रिवेंट करता है। ये हमारा फूल और किसको? ये हमारा फ्रूट और लीफ को, लीफ और फ्रूट को प्रिवेंट करता है अर्ली ड्रॉप से, प्रिवेंट करता है अर्ली ड्रॉप से। मतलब ये अर्ली ड्रॉप से प्रिवेंट करता है, उनको पेड़ों से जल्दी गिरने नहीं देता है। किसको? ये आपका प्रिवेंट करता है फ्रूट और लीफ को। लेकिन कैसे? अर्ली ड्रॉप से इन्हें मतलब कि गिरने नहीं देता है। किनको? लेकिन जो हमारे न्यू लीफ जो फ्रूट्स होते हैं, कैसे ये होते हैं? न्यू, यानी जो हमारे नए नए अभी बने हैं, ये हमारे न्यू फ्रूट्स और लीफ जो होते हैं। लेकिन अगर वहीं ओल्डर हैं, वहीं अगर आपके ओल्डर हैं, कहाँ लिखूं, वहीं अगर आपके ओल्डर हैं तो इनको क्या करता है? जल्दी गिरा देता है। अगर ओल्डर लीव्स और फ्रूट्स आपके हैं तो इनको जल्दी गिरा देता है। इनको क्या करता है? एब्सीशन करवा देता है। इनका
एब्सिशन करवा देता है। किसका? ओल्डर जो होते हैं, जो ओल्डर होते हैं इनका एब्सिशन करवा देता है। ये चीज़ आप देखिए समझ लीजिए कि आपका ओल्डर लीव्स का एब्सिशन करवा देता है। बाकी देखता हूँ जो आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको वो समझाता चलूँगा। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ऑक्जिन, ग्रीक वर्ड में इसको ऑक्सिन बोलते हैं। इसका मतलब होता है ग्रो। वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन के यूरिन से पहली बार ये निकाला गया था। फिर मैंने आपको क्या बोला? द टर्म ऑक्जिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड। देखिए IA दिया डेट इज नेचुरल एंड टू द अदर नेचुरल, ठीक है, क्या दिया है? एंड टू द अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। यहाँ पे ग्रोथ को मतलब कि प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे आपके सिंथेटिक भी बहुत सारे पाए जाते हैं। मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया कि आपके सिंथेटिक कौन कौन से हैं और हमारे नेचुरल कौन कौन से हैं, ठीक है। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपिसेज ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। अब ये ग्रोइंग एपिसेज ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स से क्या मतलब है? ये मोस्टली आपके रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम से जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलती है वहाँ पे आपके पाए जाते हैं। कहाँ पे? ये हमारे रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ होती है, स्पीड से ग्रोथ होती है, वहीं पे आपके ये मोस्टली बनते हैं। आपके रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम में बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने देखी आपको बताया। अब देख लेते हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ मैं सब आपको बताता चलूँगा, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। कहाँ थे? ग्रोइंग एपिसेज ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजियंस ऑफ द एक्शन। ये हमको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि बने थे ये ऊपर बिल्कुल, मतलब कि वहाँ पे एपेक्स पे, लेकिन ये नीचे आपके ट्रांसमिट होके आ रहे थे। तो ये आपके बनेंगे तो देखिए वहीं पे रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम में, लेकिन आपके ये जहाँ इनका काम करना होगा तो ये वहाँ जाके माइग्रेट हो जाएंगे प्लांट में, ठीक है। वहाँ पे ये माइग्रेट हो जाएंगे। फिर क्या है? फिर आपको अगर मैं बताना चाहूँ देख लीजिए क्या है। ऑक्जिन लाइक IAA या इंडोल ब्यूटारिक एसिड आपके कैसे हैं? आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। हमारे जो इंडोल एसिटिक एसिड हैं और इंडोल ब्यूटारिक एसिड हैं, ये हमारे प्लांट से आए थे, इसीलिए मैंने इनको बोला कि हमारे नेचुरल ऑक्सीजन है। वहीं अगर हम नेप्थलीन एसिटिक एसिड देखें डेट इज NaA एंड 2,4-D देखें 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक। ये आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन, दो हमारे सिंथेटिक दिए हैं, दो हमारे नेचुरल दिए हैं। फिर मैंने क्या बोला? ये हमारे यूज होते हैं कहाँ पे? एक्सटेंसिवली इन द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेज। हॉर्टिकल्चर मतलब यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह की खेती की जाती है, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये लाइन क्या बोल रही है, आई होप आपको समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। दे हेल्प इन इनिशिएट द रूटिंग इन स्टेम कटिंग। अब इसका मतलब क्या है? आपने एक चीज़ देखी होगी, कॉमन देखी होगी, जो हमारे रोज प्लांट्स होते हैं हम उनको कट करके अपना गाड़ देते हैं ज़मीन में, और क्या होता है उससे इसके स्टेम से बीमारी मतलब कि नया प्लांट बन जाता है। मतलब वहाँ पे रूट्स निकलेंगी तभी तो नया प्लांट बनेगा। तो हम अगर हम कोई प्लांट है जैसे उसको कट करके वहाँ पे ऑक्सीजन लगा के ज़मीन में गाड़ दें तो वहाँ पे भी आपकी रूट निकल आएंगे स्टेम से। आपने देखा होगा रोज प्लांट को अगर हम कट करके लगा देते हैं तो वो भी हमारा लग जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे एग्जांपल आपका रोज प्लांट देखिए दिया है ना, दिया नहीं है मतलब बता रहा हूँ। तो रोज को अगर हम कट करें उसके स्टेम को, और उसके स्टेम को हम अगर यहाँ पे सॉइल में लगा दें तो यहाँ पे भी ये ग्रो करके फ्लावर्स आपके बना लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट से निकलेंगी तभी तो हमारा पूरा प्लांट बनेगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि स्टेम को कट करके अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ पे भी रूट्स आपकी निकल आती हैं। अगर ये वाला हार्मोन अप्लाई करके हम लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं तो वहाँ पे रूट्स आपकी निकल आएंगी। इन एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर द प्लांट प्रोपोगेशन। हाँ वही एक प्लांट का प्रोपेगेशन करने के लिए, किससे? स्टेम कटिंग से। यहाँ पे मान लो हम प्लांट का प्रोपेगेशन कर लेंगे।
न्यू प्लांट हम बना लेंगे इस कटे हुए स्टेम से। ऑक्सीजन प्रमोट्स फ्लावरिंग, भाई मैंने बोला था ये आपके प्रमोशन ही तो करेंगे। किसमें प्रमोट करता है फ्लावरिंग? पाइनएप्पल में आपके फ्लावरिंग प्रमोट करता है, डेट इज ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स। फिर मैंने आपको क्या बोला कि ये जो हमारी यंग लीव्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं, यंग लीव्स और फ्रूट्स होते हैं उनको क्या करता है, ये ड्रॉप करने से बचाता है, गिराने से बचाता है, इनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम अर्ली ड्रॉप, है ना। दे हेल्प इन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ एट द अर्ली स्टेजेज बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर एंड मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। ये क्या करता है, देखो इनको तो बचा लेता है, जो बिल्कुल नई नई होती हैं अर्ली स्टेजेज में जो हमारे यहाँ पे लीव्स और फ्रूट्स देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन ये जो ओल्डर और मैच्योर लीव्स और फ्रूट होते हैं, जो फ्रूट्स पक चुके हैं बिल्कुल, उनको अपने आप गिर जाते हैं ना पेड़ों से। आपने देखा होगा कि जो हमारे फ्रूट्स पक चुके हैं वो अपने आप पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं, लीव्स भी अपने आप गिर जाती हैं बहुत ज़्यादा, जो बड़ी हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, अपने मैच्योरिटी में आ जाती हैं। लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं वो पेड़ से लगे रहते हैं, नहीं गिरते। तो यहाँ पे किसका काम आता है, ऑक्सीजन का काम आता है। फिर आपका यहाँ पे क्या है देखिए, अब मैं पढ़ता चलूँगा और आपको बताता चलूँगा, है ना। इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल और एक्सिलरी बड्स। देखो ये आपका कोई प्लांट है, ये हमारा कोई प्लांट है, यहाँ पे ये लीव्स पाई गई, ठीक है, समझ लो कि लीव्स पाई गई। तो मैंने आपको बोला था मॉर्फोलॉजी पढ़ाया शायद कि यहाँ पे हमारी एक्सिलरी बड पाई जाती है, ठीक है, एक्सिल पे लीफ की, और यहाँ पे हमारी कौन सी एपिकल मेरिस्टेम पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया कि हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम में हमारा ऑक्सीजन पाया जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये लंबा लंबा ही ग्रो करता चला जाएगा ना, प्लांट को लंबा लंबा ही ग्रो करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये एपिकल डोमिनेंस शो करता है, एपिकल डोमिनेंस यानी एपेक्स, एपेक्स पे ये डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि एपेक्स का ही ग्रोथ ये करा रहा है। तो ये क्या कर देगा, फिर प्रिवेंट कर देगा यहाँ की ग्रोथ को, जो हमारा लेटरल ग्रोथ होता है उसको प्रिवेंट कर देगा, क्योंकि ये हमारा ऊपर ग्रो करता चला जा रहा है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि ये ग्रोइंग एपिकल बड्स को क्या करेगा, जो लेटरली होंगे उनको इनहिबिट कर देता है इनके ग्रोथ को, लेकिन यहाँ ग्रो करता चला जाता है एपिक्स में, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि एपिकल डोमिनेंस, यानी यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है एपेक्स पे, इसलिए ग्रोथ इसकी होती चली जाती है, लेकिन लेटरल को क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है ना। देखो इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल और एक्सिलरी बड्स, यानी लेटरल डेवलपमेंट इसका नहीं होने देता, और जो एक्सिलरी बड्स हमारे लीफ एक्सिल पे पाई जाती हैं इनका भी डेवलपमेंट नहीं होने देता। मैंने आपको देखिए बता दिया। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्यों बोलते हैं, मैं जस्ट आपको बताया, क्योंकि एपेक्स के भी ये डोमिनेंट होता है, यानी इलोंगेशन ज़्यादा करवाता है, लेटरल डेवलपमेंट कम करवाता है। तो हम क्या करें, मान लो अगर हम एपेक्स को क्या करें, काट के फेंक दें जहाँ हमारा ऑक्सीजन बनता है, तो नीचे ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगा। तो क्या करेगा, जब ये हमारा लंबा लंबा डेवलपमेंट नहीं होगा, तो जो हमारे यहाँ पे खाना पीना बनेगा प्लांट्स में, तो कहाँ डेवलपमेंट फिर होगा इसका, बताओ। इसका डेवलपमेंट फिर हमारा लेटरली ज़्यादा होगा, इसका डेवलपमेंट फिर लेटरली ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम इसको टिप को प्लांट के काट देंगे, डेट इज कॉल्ड डिकैपिटेशन। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं, मान लो टिप है, ये आपकी ऑक्सीजन यहाँ पे बनता है टिप्स में, तो इसको हम टिप को काट देंगे, तो इसको हम बोलते हैं डिकैपिटेशन। डिकैपिटेशन इसको हम बोलते हैं, इसकी रूट टिप को हम काट देंगे, डेट इज कॉल्ड डिकैपिटेशन। तो जब हम इसको रिमूवल कर देंगे शूट टिप को जब हम हटा देंगे, तो ये लंबा लंबा ग्रो नहीं करेगा, तो फिर ये हमारा ऐसे ग्रो करेगा, कैसे, लेटरली ग्रो करने लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं, देखिए, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स इज कॉल्ड डिकैपिटेशन, यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। मैंने बोला ना, फिर ये हमारा क्या करेगा, जब हम शूट टिप काट देंगे तो ये इलोंगेशन नहीं कर पाएगा, जब इलोंगेशन नहीं करेगा तो कहीं तो ग्रो करेगा, तो फिर ये लेटरली ग्रो करने लग जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर ये लेटरली ग्रो करने लग जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा
कहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ पे अरे ये कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, पार्क में, ठीक है। तो पार्क में आपने देखा होगा कि वहाँ पे सीजर की हेल्प से ऊपर ऊपर प्लांट को काटा जाता है। पार्क में आपने देखा होगा ऊपर ऊपर सीजर की हेल्प से प्लांट को क्या किया जाता है, काटा जाता है, मतलब उनकी शूट टिप को हटा दिया जाता है। तो शूट टिप को हटाने से क्या होगा, फिर उनका एपिकल डोमिनेंस होगा, बड़े बड़े प्लांट आपके भी छेल मतलब कि फैल जाते हैं अगल बगल, है ना। वही देखिए दिया है, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन टी प्लांटेशंस, ठीक है। वहाँ पे भी हम लोग काट देते हैं। फिर क्या, हेज मेकिंग, हेज वही है कि जब हम ऊपर से काट देंगे मान लो यहाँ पे इनको, तो फिर ये फैलने लगते हैं और ऐसे ऐसे जगह बना लेते हैं। आपने वहाँ पे पार्क वगैरह में देखा होगा एक से एक डिजाइन बनी हुई, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब इसका हमने एपिकल डोमिनेंस खत्म कर दिया, शूट टिप को ऊपर से काट दिया, तो यहाँ पे अपने आप ये हेज बना लेगा और फैल जाएगा चौड़ाई में, ठीक है। एक हमारा देखिए हार्मोन होता है, देखिए और क्या चीज़ बताऊँ, अगर ये हमारा ऑक्सिन क्या करता है, पार्थेनोकार्पी भी करवाता है। ये हमारा पार्थेनोकार्पी भी करवाता है। पार्थेनोकार्पी का होता है कि फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। मान लो आपकी ये ओवरी है, तो ओवरी में क्या होता है, जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है तभी तो हमारा फ्रूट बनता है। लेकिन यहाँ पे फ्रूट बन जाएगा ओवरी से, ओवरी से फ्रूट बन जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। तो यहाँ पे क्या करें हम, इसमें ओवरी में ऑक्सिन डाल दें, तो अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं भी हुआ है तो यहाँ पे पार्थेनोकार्पी करके पूरा पूरा फ्रूट बना लेगा। तो किस में पार्थेनोकार्पी करवाता है, ये पार्थेनोकार्पी करवाता है हमारा टोमेटो में। किस में, टोमेटो में। और मैंने आपको क्या बताया था, प्रमोट कहाँ पे ये करवाता है हमारा, देखो मैंने आपको उसमें बताया था, ये पीछे भी मैं आपको बता करके आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्थेनोकार्पी किसमें, टोमेटो में करवाता है। तो ये भी देखिए क्लियर होगा। एक चीज़ आपको बताऊँ कि हमारा हर्बिसाइड को ख़त्म करने में भी काम करता है, ठीक है। तो एक हमारा होता है ऑक्सिन 2,4-D। मैंने आपको बताया ना कि हमारा 2,4-D जो ऑक्सिन होता है, इसको हम अगर डाइकॉट प्लांट्स पे डाल दें तो उसकी पत्तियाँ सब गिर जाएंगी। क्या करेगा, उनको मार देगा। ये क्या करता है, किल कर देता है डाइकोटी वीड्स को, ठीक है। वीड्स वगैरह जो अनवांटेड प्लांट्स भी आपके मान लो मिलते हैं, जो हमें अनवांटेड वीड को ख़त्म करना होता है, अनवांटेड प्लांट्स को मारना होता है, तो ये क्या करते हैं, डाइकोट्स में अगर इनको डाल दो तो ये क्या करता है, उसकी लीव्स वगैरह गिरा देता है पूरी और उनको मार देता है। लेकिन वही अगर हम मोनोकॉट की बात करें, मैच्योर मोनोकॉट की बात करें, तो उनमें कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, उनको कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वीड फ्री लॉन्स वगैरह बनाते हैं, जहाँ पे हमें अनवांटेड प्लांट को मारना होता है, हम वहाँ पे 2,4-D डाल देते हैं, ठीक है। और क्या करवाता है ये आपका, जाइलेम और फ्लोएम को भी डिफ्रेंशिएट करवाता है। क्या करता है, जाइलेम और फ्लोएम को भी हमारे डिफ्रेंशिएट करवाता है, जाइलेम और फ्लोएम को भी डिफ्रेंशिएट करवाता है। इसीलिए आपका मतलब कि अब देखो, अब देख लेते हैं हम एनसीईआरटी अपनी। ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, किन में, टोमेटोज में पार्थेनोकार्पी करवाता है। और मैंने आपको क्या बोला, दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, मतलब हर्ब को ख़त्म करने के लिए यूज करते हैं हम। वीडिसाइड्स, वीड को ख़त्म करने के लिए, तो हम हर्ब को ख़त्म करने के लिए यूज करते हैं हम 2,4-D। क्या करते हैं इसको, ये किल कर देता है डाइकोटिलेडनस प्लांट्स को किल कर देता है, जो हमारे डाइकोटिलेडनस वीड्स होते हैं। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स वगैरह जहाँ पे आपके निकल आते हैं, तो वहाँ पे हम अगर हम ये 2,4-D डाल दें तो वो मर जाएंगे। लेकिन आपका ये मैच्योर मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। और इसका क्या करते हैं, वीड फ्री लॉन्स बनाने के लिए यूज करते हैं। वीड क्या है, ये भी तो आपके अनवांटेड प्लांट्स ही हैं। वीड्स आपके क्या हैं, ये आपके अनवांटेड प्लांट्स ही हैं। तो इनको हमें मारना है, अनवांटेड प्लांट को हमको मारना है। मान लो हमारी कोई फसल है, उसमें अनवांटेड प्लांट आपके आ गए, तो उनको मारना है, तो हम इनको क्या करेंगे, हम वहाँ पे 2,4-D डाल देंगे, तो आपका ये मर जाएंगे, ठीक है। और मैंने क्या बोला, आपके जाइलेम डिफ्रेंशिएशन भी करवाता है। देखो
ऑक्जिन ऑल्सो कंट्रोल्स द जाइलम डिफरेंशिएशन, यानी जाइलम का डिवीजन, एंड हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। देखिए कितना सिंपल सिंपल है सारा कुछ। एक बार आप कहो तो मैं रिकैप कर देता हूँ ऑक्जिन के बारे में। स्टेम कटिंग में हमारा यूज होता है, सिंथेटिक बता दिया, नेचुरल बता दिया। प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स, क्या करता है ओल्डर लीव्स और फ्रूट्स को जल्दी गिरा देता है और आपका मतलब कि नई लीव्स और फ्रूट्स को बचा करके रखता है। ठीक है। एपिकल डोमिनेंस शो करता है, अगर हम एपिकल बट को रिमूव कर दें डेट इज कॉल्ड डीकैपिटेशन। ठीक है। फिर वहाँ पे अगर एपिकल बट को हम रिमूव कर देंगे तो लेटरली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हम इसको टी प्लांटेशन हेज मेकिंग में यूज करते हैं। पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करवाता है किसमें, टोमेटो में। डाइकोटिलेडनस वीड्स को किल कर देता है, डेट इज 2,4-D ऑक्जिन। ठीक है। जाइलम डिफरेंशिएशन करवाता है और हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है। मैच्योर मोनोकॉट्स में कोई भी मतलब कि इफेक्ट नहीं डालता है। ये देखिए ऑक्जिन हमारा खत्म हो गया। जिब्रेलिन्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जिब्रेला फ्यूजियोकोराइस आया, डेट इज साइंटिस्ट टॉक्स अबाउट इट। कौन से साइंटिस्ट थे, ई क्यूरोसावा। ठीक है। फिर हम जिब्रेलिन्स के बारे में अब यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा कैसा, ये भी प्रोमोटर एक्टिविटीज ये हमारा शो करता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन। ठीक है। दे आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स। ये आपके कितने, मोर देन 100 है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये हमारा क्या फंजाई से मिला था, जिब्रेला फ्यूजिकुराई से, और ये हमारा हायर प्लांट्स में भी मिलता है। ठीक है। रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ कहाँ से आया, ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई, हायर प्लांट्स, यहाँ से अलग अलग जगह से रिपोर्ट हुआ, मतलब अलग अलग जगह से आ जाएगा। और मोर देन 100 टाइप्स के आपके देखिए ऑक्जिन होते हैं। ठीक है। ये आपके क्या, मैं कुछ चीज़ अभी बता दूंगा आपको हैं। देखो ये आपका GA1 GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड 1 जिब्रेलिक एसिड 3, ये ऐसे कर करके देखिए हमारे 100 तक आ गए। 100 से भी ज़्यादा बार बना हुआ है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप देखो किसके, जिब्रेलिक एसिड के बारे में अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ देखो तो जो हमारा पहला जिब्रेलिक एसिड था, ठीक है, आपको लग रहा होगा GA1 होगा ना। जो फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड हमारा क्या हुआ, आइसोलेट हुआ। फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट GA आइसोलेट हुआ, जो आइसोलेट हुआ, ये कौन था, ये आपका GA3 था। एक चीज़ और, जिब्रेलिक एसिड हमारे क्या होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं, इसीलिए इसका नाम है जिब्रेलिक एसिड। ये आपका एसिडिक नेचर में होते हैं, इसीलिए इनका नाम है जिब्रेलिक एसिड। ठीक है। ये आपके बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज शो करते हैं। इसके बारे में आपको बताऊं मैं, ये क्या करता है। देखिए ये आपका क्या करता है, पहली बात तो मान लो ग्रेप्स हैं, ये आपकी इतनी एक्सिस है, यहाँ पे हमारे ग्रेप्स लगे हुए हैं। ये मान लो आपके ग्रेप्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है। ये मान लो ग्रेप्स हमारे लगे हुए हैं, इतनी एक्सिस। अब क्या करें, ये हमारी जो एक्सिस है ग्रेप्स की, इसको बड़ा कर दे। अगर ये बड़ा कर देगा तो इतनी जब बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा ग्रेप्स लगेंगे और बड़े बड़े लगेंगे, क्योंकि हमारे जब दूर दूर हो जाएंगे तो ज़्यादा ग्रेप्स इसमें लग जाएंगे। ठीक है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ, बाकी हमको पता है ग्रेप्स का शेप कैसा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इतनी ही एक्सिस में ज़्यादा ग्रेप्स लगेंगे। इसकी ईल्ड देखिए इसने बढ़ा दी, तो क्या किया, इसकी एक्सिस को बड़ा कर दिया ग्रेप्स की। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, जब एक्सिस को बड़ा कर दिया तो ज़्यादा ग्रेप्स हमारे लग जाएंगे। तो इसकी देखिए लेंथ इसने बढ़ा दी, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टॉक्स। ये आपने इसने ग्रेप स्टॉक की लेंथ बढ़ा दी। और क्या करता है, ये शेप इंप्रूव करता है किसके, एप्पल को। एप्पल का ये अगर जिस प्लांट में डाल दोगे एप्पल के, तो ये एप्पल का साइज बढ़ा देगा, एप्पल का साइज बढ़ा देगा और उसका शेप इंप्रूव करेगा, एक प्रॉपर शेप दे देगा, शेप इंप्रूव करेगा, यानी उसको एक प्रॉपर शेप दे देगा। ये चीज़ें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जिब्रेलिक एसिड के बारे में, ये चीज़ें ये करता है। और इसका काम क्या होता है, ये हमारा सेनिसेंस डिले करता है, मतलब जो अर्ली ड्रॉप इसका प्रिवेंट करता है कि इसका मतलब कि जो जल्दी जल्दी प्लांट बढ़ करके ख़त्म हो जाएंगे बड़े होके, तो ये क्या करता है, ख़त्म हो जाएंगे बड़े होके, तो ये सेनिसेंस को क्या करता है,
सेनीसेंस को क्या करता है, डिले करता है, इसको डिले करता है। अब ये सेनीसेंस डिले करने क्या मतलब, मान लो कि हमारे प्लांट है कोई, उसमें बहुत सारे फ्रूट लगे हैं, उसमें बहुत सारे फ्रूट लगे हैं। अब मुझे मार्केट में बेचना है, तो अगर एक दिन में सारे पक जाएंगे तो मैं सारे तोड़ लूँगा, मार्केट में जाके बेच दूँगा, नहीं बिके ख़राब हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, उसमें जिब्रेलिक एसिड डाल दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, रोज़ थोड़े थोड़े फ्रूट से लेके जाऊँगा और मार्केट में बेच दूँगा। क्यों? क्योंकि इसने डिले कर दिया ना सेनीसेंस, फ्रूट्स आपके जल्दी ख़राब नहीं होंगे। क्यों? वो प्लांट में लगे रहेंगे, इसीलिए सेनीसेंस इसने रोक दिया। तो मैं क्या करूँगा, थोड़े थोड़े जितने रोज़ पकते जाएंगे मैं ले जाके मार्केट में उनको बेचता रहूँगा। इसीलिए क्या होता है, ये सेनीसेंस कर देता है जब तो फ्रूट्स आपके लंबे समय तक प्लांट में टिके रहते हैं, लंबे समय तक प्लांट में टिके रहते हैं, ख़राब नहीं होते। रोज़ थोड़े थोड़े पकेंगे, हम थोड़े थोड़े ले जाके मार्केट में बेच देंगे। तो एनसीईआरटी ने आपके टर्म यूज किया है कि मार्केट पीरियड बढ़ा देता है, यानी मार्केट में हम ज़्यादा दिन तक ले जाके बेच सकते हैं। मार्केट पीरियड क्या करता है आपका, ये इंक्रीज कर देता है। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई। ये मत देखो कि मैंने लिखा क्या, मेरा सुनो भी कि मैं बोल क्या रहा हूँ एक्चुअली में, बाकी आपको एनसीईआरटी से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और ये क्या करता है, जब हम सीरियल से लेकर के फ्रूट से लेकर के चीज़ें ले जाते हैं ना हम, तो उनका क्या करते हैं, माल्टिंग करते हैं उनकी, उनसे हम क्या बनाते हैं, बियर वाइन, ये सब चीज़ें बनाते हैं, बियर वाइन। ठीक है, जब हम सीरियल्स वगैरह ले जाते हैं, अनाज वगैरह, कहाँ पे, जहाँ पे माल्टिंग होती है और ब्रीविंग इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे क्या, माल्टिंग और ब्रीविंग, माल्टिंग और ब्रीविंग इंडस्ट्री में, यहाँ पे जहाँ पे आपकी क्या बनती है, बियर और वाइन वगैरह बनती है, तो इनका क्या करता है, प्रोसेस करना पड़ता है, तो इसकी माल्टिंग वगैरह करवा देता है जल्दी, मतलब कि इंडस्ट्री में, वहाँ पे माल्टिंग और ब्रीविंग इंडस्ट्री में इसका काम बहुत ज़्यादा होता है। क्या करता है, इनको स्पीड अप करवा देता है। ठीक है, स्पीड इंक्रीज कर देता है कि ये जल्दी हो जाए। ठीक है, सीरियल्स वगैरह में, तो इन सब चीज़ों में क्या करता है, ये हेल्प हमारी कर देता है। और अगर देखें तो इसको हम अगर शुगर केन में डाल दें, अगर हम शुगर केन में जिब्रेलिक एसिड डाल दें तो ये क्या करेगा, स्टेम्स की लेंथ आपका बढ़ा देगा। इसको हम शुगर केन में क्रॉप करें, मान लो शुगर केन है हमारा, ये है, इसमें हमारी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इंटर नोड्स हैं। वहीं अगर हमने इसमें जिब्रेलिक एसिड डाल दिया तो फिर क्या देखेंगे कि इतनी ज़्यादा लेंथ हो गई, ऊपर से इसमें नोड्स भी हमारे कम हैं, 1 2 3, इससे बड़ा लेकिन 3 ही नोड हैं। तो मान लो कि सब इतने ही बड़े हो जाएंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इनकी इंटरनोडल इलोंगेशन भी करवा देता है। लेंथ ऑफ द स्टेम क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो इससे क्या होता है, इससे 1 एकड़ में 20 टन तक क्या बढ़ जाता है, इसका शुगर केन का यील्ड बढ़ जाता है। शुगर केन का यील्ड बन जाता है कितना, 1 एकड़ में कितना, 20 टन तक, 20 टन तक, 20 टन, 20 टन तक यील्ड बढ़ जाता है, कितने, 1 एकड़ में सिर्फ। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। ये हमारे देखिए एसिड डिस्कवर होते हैं, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। हाउ एवर जिब्रेलिक एसिड 3 was one of the first gibberellin to be discovered and remains most intensively studied from। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टडीज वगैरह की गई और सबसे पहले आपका GA3 ही डिस्कवर हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। सारे के सारे जिब्रेलिक एसिड हमारे कैसे एसिडिक होते हैं। मैंने और क्या बोला कि कई सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपके शो करते हैं प्लांट्स में, जैसे ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं किसकी लेंथ की, सॉरी एक्सिस की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, दियर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टॉक, यानी उसकी एक्सिस बढ़ा देते हैं, ग्रेप की स्टॉक बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा ग्रेप्स अच्छा होता है, बड़े बड़े होते हैं और ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी एक्सिस बढ़ चुकी है तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रेप्स आ जाएंगे। मैंने आपको ये बता दिया। और क्या करता है, ये आपका एप्पल का साइज बढ़ा देता है और उसको शेप दे देता है, इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप,
जिब्रेलिक एसिड कॉज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट शेप। इसको क्या करता है, इलोंगेट कर देता है और उसका शेप जो है बढ़िया कर देता है। और क्या करता है, मार्केट पीरियड बढ़ा देता है, मैंने आपको ये भी बताया। दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस, यानी जल्दी फ्रूट्स आपके नहीं पकते, जो आपके प्लांट में होंगे फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं जल्दी पकते नहीं हैं, तो ये क्या करेगा, इनका सेनेसेंस कम कर देता है, मतलब ये जल्दी आपके नहीं पकते हैं, बूढ़े नहीं होते हैं। दस द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट लॉन्गर इन द ट्री। मैंने आपको देखिए बताया कि जब ये पकेंगे नहीं तो ये हमारे ज़्यादा दिन तक पेड़ में रहेंगे, ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से अपना मार्केट में इनको सेल कर पाएंगे, ज़्यादा दिन तक सेल कर पाएंगे। तो क्या होगा, सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, इससे मार्केट पीरियड बढ़ जाएगा। और मैंने क्या बोला है कि ये हमारा स्पीड अप कर देता है, किसको, माल्टिंग प्रोसेस और ब्रीविंग इंडस्ट्री में हमारा ये काम आ जाता है, जहाँ पे वाइन और बियर वगैरह आपकी बनाए जाते हैं। तो माल्टेड साल्स वगैरह आपने पढ़ा है ना, माल्टेड सीरियल हम करते हैं, ये सब वहाँ पे दिया होगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ाया भी है मैंने, देखिए वहाँ पे लेक्चर पढ़ा होगा, अगर आपको देखना देख लीजिए। तो वहाँ पे माल्टिंग प्रोसेस वगैरह में हमारा ये इसका जो ज़्यादा यूज होता है। शुगर केन में क्या करता है, मैंने आपको बताया है, देखो यहाँ पे देख लेते हैं। शुगर केन स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स एज शुगर इन दियर स्टेम्स। हमें पता है कि शुगर केन में हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसको हम शुगर बोलते हैं, उससे ही हमारी शुगर बनती है, गुड़ भी बनता है, ठीक है, जैगरी। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम, मतलब इंटरनोडल इलोंगेशन करा देता है, उसके स्टेम्स में इंटरनोड ही तो पाए जाते हैं, तो स्टेम की लेंथ बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, इसकी इंक्रीज हो जाती है ईल्ड कितनी, 20 टन्स पर एकड़। 20 टन्स, देखिए 2-2.5 बीघा का शायद एकड़ होता है, ठीक है, तो ये मतलब कि 20 टन्स पर एकड़ देखिए क्या करता है, बढ़ा देता है इनकी ईल्ड। यानी अगर गन्ने का खेत है आपके तो आप जाओ उसमें जिब्रेलिक एसिड डालो, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि अपने मन से डाल दिए, इसके भी कुछ तरीके होते हैं ना। अब देखिए ये क्या लिखा है, और भी देखिए बढ़िया बढ़िया काम करता है। जैसे आपका मान लीजिए क्या है यहाँ पे, जुवेनाइल कोनिफर्स। पहली बात, कौन आपकी होते क्या है, ये आपने पढ़ा है जिम्नोस्पर्म्स में। तो जिम्नोस्पर्म्स में हमारे बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्री होते हैं जो कोन लाइक होते हैं, ठीक है, इनको 15-20 साल लग जाते हैं मान लीजिए बड़े होने में और इनमें सीड वगैरह आने में। तो ये क्या करते हैं, हम अगर उन कोन्स में डाल देंगे तो वहाँ पे जल्दी उनमें क्या हो जाए, मैच्योरिटी आ जाएगी। मान लो हमने इसमें जिब्रेलिक एसिड डाल दिया, इसमें जल्दी मैच्योरिटी आ जाएगी, जल्दी इसमें आपके सीड्स फ्रूट्स जो भी आना है जल्दी इसमें आ जाएंगे। तो ये क्या करता है, मैच्योरिटी पीरियड कम कर देता है, उसमें अर्ली सीड प्रोडक्शन कर देता है, क्या करता है, मैच्योरिटी पीरियड उनका कम कर देता है, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। कौन, जुवेनाइल कोनिफर्स, यानी जुवेनाइल जो बच्चे कोनिफर्स हैं उन कोनिकल प्लांट्स में डाल देंगे अगर हम जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड डाल देंगे जब, तो वहाँ पे जल्दी उनमें क्या हो जाएगा, अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाएगा, जल्दी आपके वो मैच्योर हो जाएंगे, अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाएगा, अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, जल्दी आपके वो मैच्योर हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया। और क्या करता है, एक चीज़ और अगर आपको बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लो, आपने कैबेज देखा है, कैबेज, तुम्हारा जो कैबेज होता है आपने देखा, उसको खोलेंगे अगर तो पत्ते पत्ते उसमें लपटे होते हैं, किसने, कैबेज में हमारे पत्ते के पत्ते लपटे होते हैं, यानी एक ही इंटर नोट से बहुत सारे पत्ते हमारे आ जाते हैं नोट से। तो यहाँ पे क्या होता है, नोट्स आपकी क्या करती हैं, एक दूसरे में फ्यूज रहती हैं, लेकिन अगर ये नोट्स आपकी बड़ी होने लगी तो ये पत्ते फिर आपके दूर दूर आके लग जाएंगे, ठीक है, दूर दूर आके लग जाते हैं। ऐसे कैबेज को हम खाते नहीं हैं, ठीक है, ऐसे कैबेज को आपने देखा हो तो मैंने देखा है, देखो, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इंटर नोड इसके जो हमारे यहाँ पे फ्यूज थे सब, तो पूरे पत्ते बना रहे थे आपके कैबेज में, तो यहाँ पे इंटर नोड बढ़ गए थे, पत्ते आपके फिर दूर दूर आ जाएंगे। तो इसको, इसमें क्या होता है, ये देखिए हमारा क्या होता है कि यहाँ पे इंटर नोड इलोंगेशन हो जाती है और इसमें फ्लावरिंग वगैरह हो जाती है, इसको हम बोलते हैं बोल्टिंग। जो इंटरनेडल इलोंगेशन हो जाती है इसको हम बोलते हैं बोल्टिंग। आपने देखा हो तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपने देखा ही नहीं होगा कैबेज का दूसरा फॉर्म कैसा होता है, बड़े हो जाते हैं, यहाँ पे सारी इंटरनेडल
एक साथ इंटरनोड्स आ जाते हैं तो ये पूरा यहाँ पे जकड़ करके पत्ते पत्ते बना लेता है ऐसा। बाद में अगर ये बड़ा हो जाता है, इंटरनेडल इलोंगेट होने लगती हैं, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे बोल्टिंग। और देखिए क्या होता है, फ्लावरिंग से पहले यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे इनकी जो हैबिट होती है इनको हम बोलते हैं रोजेट हैबिट के आपके ये होते हैं। कैसे होते हैं? रोजेट हैबिट। ये हमारे, मैंने कैबेज इसलिए आपको बताया कि हमने देखिए नॉर्मली अपने आसपास भी देखे होते हैं, तो कैबेज इसलिए हमको आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये आपके देखिए कैबेज में भी होता है और बीट में भी होता है। किसमें? कैबेज में और बीट में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैबेज में भी होता है आपके और बीट में भी होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको? स्प्रेइंग जुवेनाइल कोनिफर्स विद जिब्रेलिक एसिड। जो जुवेनाइल कोनिफर्स में अगर हम जिब्रेलिक एसिड डाल दें तो वहाँ पे जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है। हेस्टेंस द मैच्योरिटी पीरियड। हेस्टेंस मतलब जल्दी मैच्योरिटी पीरियड वहाँ पे आ जाती है। हेस्टेंस द मैच्योरिटी पीरियड, दस लीडिंग टू द अर्ली सीड प्रोडक्शन, और वहाँ पे अर्ली सीड प्रोडक्शन होने लगता है। और ये क्या करता है? जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट्स बोल्टिंग इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट प्रियर टू फ्लावरिंग, यानी फ्लावरिंग के पहले इंटरनोडल इलोंगेशन जो करवाता है हमारे, ये बोल्टिंग करवाता है। किसमें? बीट में और कैबेज में। एंड मैनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट, ठीक है। और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें रोजेट हैबिट देखने के लिए आपको मिलती है। वही रोजेट हैबिट जो इंटरनोडल इलोंगेशन करके ऐसे बना लेता है, ठीक है, जिसमें आपके बीट और कैबेज भी आ सकते हैं। तो हमने देखिए दो अपने हार्मोन्स डिटेल में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन किसने हमारा डिस्कवर किया? स्कूग और मिलर साहब ने इसकी डिस्कवरी की, ठीक है। अब हम लोग साइटोकाइनिन देख लेते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनिन देखिए क्या है कि स्कूग और मिलर साहब ने क्या बताया कि उन्होंने काइनेटिन के फॉर्म में डिस्कवर किया, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे काइनेटिन ही तो निकाला था। तो एक चीज़ अगर बताऊँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे, तो ये पहली बात, स्पेसिफिक रोल कहाँ पे प्ले करता है? साइटोकाइनेसिस में। इसका नाम ये देखो, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनेसिस मतलब कि सेल डिवीजन में, साइटोकाइनेसिस में यानी सेल डिवीजन में स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, ठीक है। किसमें? साइटोकाइनेसिस में। ये आपका डिस्कवर हुआ काइनेटिन के फॉर्म में। कहाँ से? एक फिश थी, उसका नाम है ऑटोक्लेव्ड। तो ये क्या है? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश के, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए में, इस फिश के स्पर्म के डीएनए में मिला। आप समझो, इस फिश के, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए में मिला हमको ये कौन? काइनेटिन। ये आपका एडिनाइन डेरिवेटिव है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपका प्लांट्स में नेचुरली नहीं होता है। काइनेटिन हमारा प्लांट्स में नेचुरली नहीं पाया, नेचुरली नॉट अकर इन प्लांट्स, नेचुरली नॉट अकर्स इन प्लांट्स, ठीक है। और अगर आपको मैं इसके बारे में बताना चाहिए, ये मतलब सबसे ज़्यादा बनता कहाँ है? ये आपका देखिए, यहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन वगैरह होता है, वहाँ पे आपका इसका सिंथेसिस होता है। कहाँ पे? रैपिड सेल डिवीजन हो गया, जैसे आपका बिल्कुल रूट एपिकल मेरिस्टेम वगैरह हो गया, रूट एपिसेस हो गया, डेवलपिंग शूट बड्स आपकी हो गई, यंग फ्रूट्स हो गए, यहाँ पे इसका जो है ज़्यादा सिंथेसिस होता है। जैसे सिंथेसिस कहाँ कहाँ पे ज़्यादा होता है इसका, देखो मैं आपको लिख देता हूँ। कौन कौन से रीजन में इसका ज़्यादा सिंथेसिस होता है? जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है, यहाँ पे सेल रैपिडली डिवाइड करती है, रैपिड सेल डिवीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है, वहाँ पे होता है। डेवलपिंग शूट बड्स में होता है ना, रूट एपिसेज में होता है, रूट एपिसेज,
यानी एपेक्स में। रूट एपिसेज का मतलब है रूट एपेक्स में, यहाँ पे शूट में बड्स वगैरह पाई जाती है, वहाँ पे इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और फ्रूट्स वगैरह में भी होता है, किसमें? यंग फ्रूट्स में। ये हमारा यंग फ्रूट्स में भी होता है। ठीक है, देखिए चीज़ें मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। ये हमारा, मैंने बोला आपको कि नेचुरली प्लांट्स में आपका नहीं होता है, लेकिन अगर हम नेचुरली इसको देखने जाएं तो कुछ हमें इसके साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज़ करने वाले, जो साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज़ करते थे, इसके लाइक मतलब सेम टू सेम ये नहीं थे, लेकिन कुछ इसके जैसी एक्टिविटीज़ करते थे। तो हमें कहाँ से हमें आइसोलेट इनका किया, हमने इनको हमने देखिए एज अ जियाटिन आइसोलेशन किया, आइसोलेशन किया, उसका नाम क्या दिया? वो था हमारा जियाटिन। ये हमारा जियाटिन कहाँ से निकाला गया? ये कॉर्न कर्नल से निकाला गया। कहाँ से? कॉर्न कर्नल। अब ये कॉर्न भुट्टा आपने सुना है ना, कॉर्न कर्नल मतलब ये मेज से, ये मेज से जो भुट्टा हम लोग खाते हैं। और कहाँ से? और कोकोनट मिल्क से। और ये कोकोनट मिल्क से आइसोलेट किया गया। नेचुरली तो नहीं है ये, मतलब कि अकरिंग कहीं पे, लेकिन ये मतलब कि साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी शो करते हैं। ये जो हमने इनसे निकाला, इसका नाम हमने क्या दिया? जियाटिन। ठीक है, तो जियाटिन हमने यहाँ से निकाल लिया जो नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, ये हमारा नेचुरल साइटोकाइनिन जो हमारा साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी यहाँ पे शो करता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। और है चीज रह गई, चलिए पहले अच्छा पढ़ लेते फिर बता देता हूँ। साइटोकाइनिन है स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, यानी सेल डिवीजन में स्पेसिफिक इफेक्ट शो करता है। डिस्कवर कैसे हुआ? एजा काइनेटिन। ये किसका डेरिवेटिव है? एडेनाइन और पेरिन का इनसे डिराइव हुआ है ये। ठीक है, ये इसके डेरिवेटिव है। फिर क्या है? ये आपका ऑटोक्लेव्ड के, ये जो काइनेटिन है ये आपके इसके स्पर्म से, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए में मिला। मैंने क्या बोला कि हमारा प्लांट्स में नेचुरली अकरिंग नहीं होता है। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, लेकिन हमारा ये नेचुरली तो नहीं होता, लेकिन इसके लाइक एक्टिविटीज करने वाले कुछ हमने आइसोलेशन किए। कहाँ से? सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज, यानी साइटोकाइनिन नहीं थे लेकिन साइटोकाइनिन जैसी एक्टिविटीज कुछ शो कर रहे थे। तो हमने क्या किया? आइसोलेशन किया जियाटिन का, जो इसके जैसी एक्टिविटीज शो कर रहे थे साइटोकाइनिन जैसी। कहाँ से? कॉर्न कर्नल से और कोकोनट मिल्क से। कॉर्न कर्नल मैंने आपको बताया यहाँ पे मेज के बीज से। ठीक है, मेज के सीड से। तो ये कॉर्न कर्नल से हमने किया। फिर मैंने आपको क्या बताया, देखिए क्या लिखा है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स एंड सम synthetic compounds will cell division like promoting activity have been identified। यहाँ पे ये दिया है कि जब हमने जियाटिन की डिस्कवरी कर ली, आइसोलेशन कर लिया यहाँ से, तो बहुत सारे मतलब कि नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन हमको, जो नेचुरली अकरिंग या तो कैसे सिंथेटिक कंपाउंड्स, हमें मतलब कि बाद में इनके बारे में पता चला, जो हमारे प्रोमोटिंग एक्टिविटी शो कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन मैंने आपको क्या बोला? सिंथेसाइज कहाँ कहाँ पे होते हैं? देखो, ये सिंथेसाइज होते हैं यहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ पे? सिंथेसाइड इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर। जैसे आपका रूट एपिसेज यानी रूट एपेक्स में, रूट है मान लो ये आपकी, यहाँ पे आपके रूट एपेक्स वगैरह में हो रहा था। और डेवलपिंग शूट बड्स, आपकी जो शूट में बड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, और यंग फ्रूट्स में इसका सिंथेसिस हो रहा था। ठीक है, और ये क्या करता है? इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, नई लीव्स बनाने में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट बनाने में हेल्प करता है लीव्स में नए। ठीक है, लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन। एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन मतलब क्या है? जो रूट हमारी अदर देन द रेडिकल आती हैं, अदर देन रेडिकल
आती हैं। जैसे आपकी क्रॉप रूट्स मैंने बताया है, और मैंने क्या बताया है, न्यूमेटोफोर्स बताया। ये सब चीज़ जैसे आपके एडवेंटिशियस रूट्स वगैरह आपकी जो होती हैं इनका फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है। और आपका देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ आपका, मैं ये क्या करता है, ये हमारा डिले सेनिसेंस करता है किसका, लीफ का। ठीक है, ये देखिए क्या करता है, न्यूट्रिएंट रिमोबिलाइजेशन करता है। ठीक है, करता है लीफ सेनिसेंस डिले करता है। मान लो ये आपकी एक लीफ है, ये आपकी एक लीफ है, यहाँ पे लीफ में न्यूट्रिएंट्स तो होंगे, यहाँ भी लीफ में न्यूट्रिएंट्स होंगे। मान लो ये आपकी लीफ गिरने वाली है, क्या करती है, फॉल होने वाली है, ये फॉल होने वाली है। तो क्या करेगा, मान लो ये बूढ़ी होने लगी होगी, फॉल ऑफ होने लगी है, तो इसको क्या करता है, डिले करता है सेनिसेंस। कैसे, ये डिले सेनिसेंस कैसे करता है, मान लो यहाँ से इसने नई वाली रूट से कुछ न्यूट्रिएंट्स ला के यहाँ पे डाल दिए, कुछ यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लाके इस वाली में डाल दिए, तो फिर इसको जब न्यूट्रिएंट्स मिल गए तो ये अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी, तो ये गिरेगी नहीं। ठीक है, ये गिरेगी नहीं। और क्या करता है, ये एपिकल डोमिनेंस से ओवरकम करने में हेल्प करता है। ओवरकम कैसे करना है कि एपिकल डोमिनेंस मतलब क्या है कि ऐसी इलोंगेशन ज़्यादा हो प्लांट में। ठीक है, कैसी, ऐसी इलोंगेशन, लेकिन इससे ओवरकम करना है हमें। तो ओवरकम करना मतलब क्या है कि ये हमारा एपिकल डोमिनेंस प्रमोट ना करे, नॉट प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। ये क्या करेगा, इससे ओवरकम करना है, यानी इससे हमें छुटकारा पाना है। तो ये अपना मतलब कि एक्टिव ना, ये मतलब एक्टिविटी ना करे, ये एपिकल प्रमोशन वाली है ना। देखो लेटरल कहाँ गए, इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, ये आपका क्लोरोप्लास्ट बनाने में हेल्प करता है, नई नई पत्तियां बनाने में हेल्प करता है। लेटरल शूट ग्रोथ और एडवेंटिशियस शूट ग्रोथ में ये उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और क्या मैंने आपको बताया, साइटोकाइनिन हेल्प द ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, हमें ओवरकम करने में हेल्प करता है, यानी एपिकल डोमिनेंस ना हो। जो हमने कहाँ देखी है, हमने देखी है वहाँ पे ऑक्जिन में। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्जिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, कह सकते हैं। देखो ठीक है, तो साइटोकाइनिन हमारा ऑक्जिन का एंटागोनिस्टिक इस फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि ऑक्जिन क्या कर रहा था, एपिकल डोमिनेंस शो कर रहा था। ऑक्जिन आपका एपिकल डोमिनेंस शो कर रहा था, ये आपका शो कर रहा था। बट साइटोकाइनिन को अगर हम देखें तो ये क्या करता है, इसको साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट नहीं करता है। साइटोकाइनिन हेल्प टू ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। तो हम कह सकते हैं कि इसका एंटागोनिस्टिस इस मामले में हो सकता है, किसमें, इस मामले में, ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। वो क्या करता था, एपिकल डोमिनेंस करवा रहा था, एंड हियर इज द, ये क्या करेगा, ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट रिमोबिलाइजेशन, मैंने बोला ना आपको, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करेगा विद द हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेशन। जो लीफ आपकी मर रही होगी उसको दूसरी लीफ से लेकर के न्यूट्रिएंट दे देगा, ले भाई तू भी मौज कर। ठीक है, तो ये क्या करेगी, फिर इसका सेनिसेंस नहीं होगा, ये जल्दी मतलब कि प्लांट से नहीं गिरेगी, जल्दी बूढ़ी नहीं होगी, यहाँ पे इसको न्यूट्रिएंट्स ला करके दे देगा। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी इथाइलिन। देखिए हमारे पास एक दो छोटे छोटे बचे हुए हैं, फिर आपका चैप्टर खत्म है, क्योंकि आगे जो हमारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वगैरह थे, फोटोट्रॉपिज्म etc, वो हमारे अब सिलेबस से हट चुके हैं। ठीक है, तो इथाइलिन के बारे में पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं। देखिए पहली बात तो इथाइलिन हमारा गैसियस हार्मोन है, ये हमको पता है। इनहिबिटन प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करता है, प्रमोटिंग एक्टिविटीज हमारी कम शो करता है। ठीक है, नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट इथाइलिन। ठीक है, तो इथाइलिन के बारे में पहली बार बताऊं मैं, ये हमारा गैसियस हार्मोन है। कैसे, वोलाटाइल सब्सटेंस किससे निकल रहा था, मैंगो से नहीं, ऑरेंजेस से। ठीक है, गैसियस हार्मोन है। ठीक है, ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए ये हमारा इथेफॉन एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो हमारा इथेफॉन एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, वो इथाइलिन का सोर्स होता है। कौन होता है, इथेफॉन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इथे फोन, ये कैसा होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये
एक्वस फॉर्म में होता है। इसको जब हम छिड़क देते हैं किसी चीज़ में डाल देते हैं तो वहाँ से फिर ये मतलब कि रिलीज करता है, वो क्या होता है जो आपका इथाइलिन। तो ये इथेफॉन जो होता है ये इधर जो है हेल्प करता है। तो देखिए मेन अगर इसके बारे में आपको बताना चाहूँ तो पहली बात तो ये लार्ज अमाउंट में कहाँ पे सीक्रेट होता है। मैंने बोला था जो चीज़ें सड़ रही हैं स्पीड से मतलब उनमें क्या सेनिसेंस आ रहा है, यानी स्पीड से जहाँ पे सेनिसेंस हो रहा है, जहाँ पे सीनेसेंस हो रहा है। जो आपके फ्रूट्स स्पीड से पक रहे हैं, जो आपके टिश्यू स्पीड से पक रहे हैं, स्पीड से खराब हो रहे हैं, यानी सेनिसेंस आ रहा है या तो राइपनिंग हो रही है, वहाँ पे ये रिलीज होता है। यानी उनमें स्पीड से राइपनिंग हो रही है या तो खराब हो रहे हैं। हमारे जो ऑरेंज बहुत स्पीड से पक रहे थे, खराब हो रहे थे, उन्हीं से ऐसी चीज़ें निकल रही थी। किसको हमने बोला था? गैसियस हार्मोन इथाइलिन। ठीक है, ये और क्या करता है? ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है सीडलिंग की। मान लो ये सीडलिंग है कोई, ये हमारा यहाँ पे सीड से सीडलिंग निकली, इसकी क्या कराएगा? ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है, नीचे नीचे ग्रोथ इसकी करवाता जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है किसकी? सीडलिंग की, आपका इथाइलिन। और क्या करवाता है ये हमारा हुक फॉर्मेशन करवाता है डाइकॉट सीडलिंग में, और उसकी एक्सिस को स्वेल करवाता है। ये आपकी एक्सिस वगैरह हो गई, मान लो इनको स्वेल करवा देगा, है ना, और वहाँ पे हुक फॉर्मेशन वगैरह भी डाइकॉट्स में करवाता है। और देखिए अगर मैं इथाइलिन के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँ, मेन चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इथाइलिन क्या करता है? प्रमोट करता है सेनिसेंस। ठीक है, ये क्या करता है? प्रमोट करता है सेनिसेंस और एब्सिशन किसका? प्लांट ऑर्गन्स का। जैसे मैंने क्या बोला था, मोस्टली ये इनहिबिटिंग एक्टिविटी को शो करता है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा सारा कुछ हमारा क्या कर रहा था? सारा कुछ हमारा कर रहा था प्रमोशन। यहाँ पे अब ये क्या करेगा? एब्सिशन करवाएगा। ये हमारा एब्सिशन करवाएगा। तो मैंने क्या बोला कि प्रमोट करेगा सेनिसेंस, ये हमारा प्रमोट सेनिसेंस, ये सब चीजें हमारी क्या है? गिराएगा। प्रमोट सेनिसेंस। अभी तक सब क्या कर रहे थे? सेनिसेंस को प्रिवेंट कर रहे थे। ये हमारा सेनिसेंस प्रमोट करवाएगा, मतलब एब्सिशन करवाएगा। किसका? एब्सिशन का मैंने आपको क्या बोला था? एब्सिशन का मतलब मैंने आपको बोला था सेपरेट हो जाना, कोई चीज़ अलग हो जाना, प्लांट से टूट करके गिर जाना। तो एब्सिशन किसका करवाएगा? लीव्स और फ्लावर का। कहाँ से? प्लांट से। एब्सिशन करवाएगा लीव्स और फ्लावर्स का। कहाँ से? हमारा प्लांट से एब्सिशन करवाएगा। पहले हम ऐसे पढ़ रहे हैं, अभी तक सारे के सारे हमारी प्रमोटिंग एक्टिविटीज हमने पढ़ी हैं। और क्या करेगा ये? जो पक रहे होते हैं फ्रूट्स वगैरह, उनको और इन्हेंस कर देता है कि और जल्दी जल्दी मतलब ये क्या करें? पक जाएं। इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। ठीक है, यानी जो फ्रूट्स आपके राइपेन हो रहे हैं, फ्रूट्स आपके राइपेन हो रहे हैं, उनको और क्या कर देता है? इनहेंस कर देता है। राइपनिंग, एनहेंस, राइपनिंग उनकी इनहेंस कर देता है। इससे क्या होता है? जल्दी राइपन हो जाते हैं। तो ये मतलब कि रेस्पिरेशन रेट उनमें बढ़ जाता है। इनहेंस राइपिंग, जिससे क्या होता है कि रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। जो हमारे मैंगो ऑरेंज जल्दी जल्दी पकने लगते हैं, वो थोड़े से मतलब कि गर्म होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेशन रेट बढ़ने लग जाता है जब उनका राइपेन होने लगता है। ठीक है, तो इस रेस्पिरेशन रेट जो बढ़ रहा है इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक्स। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी। कलर चेंज कर लूँ क्या? रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक हम इसको बोलते हैं। रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक लिख दूं क्या ये भी? रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक हम इसको बोलते हैं। चलिए मैं इतना आपको दिखा देता हूँ पहले। इथाइलिन इज ए सिंपल गैसियस पीजीआर सिंथेसाइज लार्ज अमाउंट में। कहाँ पे होता है? मैंने बोला जो हमारे स्पीड से टिश्यू हमारे या फ्रूट्स जो भी सेनिसेंस जिनमें हो रहा था, ये स्पीड से पक रहे होंगे। टिश्यू अंडरगोइंग सेनिसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स। जो टिश्यू आपके खराब हो रहे होते हैं, सेनिसेंस हो रहा होता है, जल्दी बूढ़े हो रहे होते हैं,
ठीक है, या राइपनिंग फ्रूट से इनमें से निकलता है लार्ज अमाउंट में। इन्फ्लुएंस द इथाइलिन ऑन द प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवा देता है, और स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, एक्सिस की स्वेलिंग करवा देता है, मतलब कि कोई प्लांट है उसमें अगर एक्सिस है तो एक्सिस को स्वेलिंग करवा देता है। एपिकल हुक फॉर्मेशन डाइकॉट सीडलिंग में करवा देता है। एपिकल हुक फॉर्मेशन, जो आपका एपेक्स होता है डाइकॉट सीडलिंग, उनमें मतलब क्या होता है, एपेक्स में हुक बना देता है। ठीक है, और क्या कर लेता है, इथाइलिन प्रमोट्स सेनिसेंस, ये देखिए मैंने आपको बताया कि हमारा सेनिसेंस करवाता है। ये हमारा प्लांट के ऑर्गन्स का, जैसे आपके लीव्स और फ्रूट्स, इनका क्या करता है, एब्सिशन करवा देता है। क्या करता है, इथाइलिन प्रमोट सेनिसेंस, पहला हार्मोन ऐसा पढ़ना है जिसमें हमने सेनिसेंस देख रहे हैं। एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, मैंने बोला ना जो फ्रूट हमारे राइपनिंग हो रहे होते हैं वहाँ पे इथाइलिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये क्या करता है, इनहेंस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग, जब राइपनिंग हो रही होती है वहाँ पे रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देता है, जिससे हमारे फ्रूट्स वगैरह थोड़े गर्म हो जाते हैं। क्या होता है, इसे हम बोलते हैं, जो रेट यहाँ पे रेस्पिरेशन बढ़ रहा है इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक्स। दिस राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैटिक्स। दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैटिक्स। ये क्या करता है, इनहेंस कर देता है आपका रेस्पिरेशन रेट को, जिसे हम रेस्पिरेटरी क्लाइमैटिक्स बोल देते हैं। और क्या करवाता है ये, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़े, मैं पढ़ता जाता हूँ और आपको बताता जाता हूँ। कोई सीड है हमारा, वो क्या हो गया, डोमिनेंसी में चला गया, मतलब वो अब ग्रो नहीं कर रहा है। जब तक उसे सही इन्वायरमेंट ना मिले तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। वो क्या हो गया है, उसकी मतलब कि डोरमेंसी में चला गया है। ठीक है, जैसे आपका देखो कुछ चीज़ यहाँ बताऊंगा, दो चीज़ें यहाँ पे दी होंगी। ये क्या करता है, इथाइलिन ब्रेक्स सीड डोरमेंसी, यानी सीड हमारे डोरमेंट हो गए हैं, अब ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनमें इनकी सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है। तो सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है, सीड आपकी क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे। जैसे आपका पीनट सीड यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, ये ब्रेक कर देंगे सीड डोरमेंसी, यहाँ से आपका पीनट सीड है। और ये बड डोरमेंसी भी क्या करेंगे, इथाइलिन की ब्रेक कर देंगे। इथाइलिन बड डोरमेंसी भी ब्रेक कर देंगे, जो आपके बड्स हैं ग्रो नहीं कर रहे हैं। जैसे आपका पोटैटो ट्यूबर्स में बड होती है ना हमारी, जो हमारी पोटैटो ट्यूबर्स में बड होती हैं, उनमें क्या करता है, ये बड डोरमेंसी भी तोड़ देता है। इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, और देखो वही तो मैंने बोला कि जब ये डोरमेंसी तोड़ देगा तो वहाँ पे जर्मिनेशन होने लग जाएगा। क्योंकि हम डोरमेंसी का मतलब क्या है, जो हमारे जर्मिनेट नहीं होते हैं, डोरमेंट हो गए हैं। ठीक है, वही ये भी बोल रहा, इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी किसमें, पीनट सीड में, बड डोरमेंसी पोटैटो ट्यूबर्स में क्या करता है, जर्मिनेशन इनमें करवा देता है। और इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड एंड पेटियोल इलोंगेशन, यानी जो हमारे प्लांट रहते हैं, मान लो चावल वावल के, ठीक है, राइस प्लांट हमारे जो रहते हैं, पानी में भर दिया हमने, पानी में डूब गए, तो जल्दी से इनमें इंटरनोडल इलोंगेशन करा देगा, जिससे प्लांट हमारे पानी के ऊपर आ जाएंगे, यानी पेटियोल का इलोंगेशन करवा देगा और इंटरनोडल इलोंगेशन करवा देगा, जिससे प्लांट हमारा पानी के ऊपर आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, देखो वही यहाँ पे दिया है, इथाइलिन प्रमोट द रैपिड इंटरनोड एंड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, जो नीचे आपके पानी में घुस गए राइस प्लांट, आप उनमें पानी जब ये पड़ जाता है तो यहाँ पे ये हार्मोन क्या करता है, उनको ऊपर लेके आ जाता है। इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। देखिए मैंने जो बताया वही है कि अपर पार्ट को यानी शूट सिस्टम को ऊपर रखने की कोशिश करता है, इसलिए ये इंटरनोडल इलोंगेशन कर देता है कि पानी के ऊपर प्लांट निकल जाए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको बता दी। और क्या है, इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ, रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, रूट हेयर फॉर्मेशन को करता है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल चीज़ है। दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीजेज दियर एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, यानी जब ये ज़्यादा रूट हेयर बनाएगा, जब ज़्यादा रूट हेयर होंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, यानी रूट जब बड़ी होगी आपकी तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी। जो आपकी रूट बड़ी होगी तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी, ज़्यादा रूट हेयर्स होंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा,
ये सब चीज़ें देखिए ये करेगा हमारा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इंटरनोडल इलोंगेशन वगैरह राइस प्लांट में करेगा। ये चीज़ें मैंने देखिए आपको बता दी। जो जो यहाँ पे मिलता जाएगा, मुझे लगेगा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझा दूंगा। ये देखो अब क्या है हमारा, इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग इन फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। देखिए हमने पढ़ा था ऑक्जिन में, ऑक्जिन में क्या पढ़ा था हमने, ऑक्जिन में पढ़ा था कि प्रमोट कर रहा था फ्लावरिंग, किसमें, पाइनएप्पल में प्रमोट कर रहा था। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हमारा इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। वहाँ पे फ्लावरिंग हो रही थी लेकिन इसको प्रमोट कर रहा था। लेकिन ये क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, किसमें, इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। पाइनएप्पल में ये इनिशिएट करता है फ्लावरिंग्स, ठीक है, ये इनमें इनिशिएट करता है। वहाँ पे ऑक्जिन कौन, ऑक्जिन प्रमोट कर रहा था। इट ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में भी फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, ठीक है। इथाइलिन रेगुलेट्स द मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में तो यूज होता है। ये देखिए हमने राइस में यूज किया, हमने राइस में यूज किया, मैंगो में यूज किया, और किस में यूज किया, पाइनएप्पल में यूज किया, क्योंकि ये इनिशिएट कर रहा है ना, वो तो प्रमोट कर रहा था ऑक्सिजन, ठीक है। यहाँ पे इथाइलिन आपका इसीलिए एग्रीकल्चर में भी देखिए यूज हो रहा है। हमने राइस प्लांट में यूज कर लिया, और आगे हम चेरी वॉलनट्स वगैरह में भी यूज करेंगे, है ना। अभी आपको देखिए और पढ़ाता हूँ। तो इसलिए ये एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथाइलिन। मैंने क्या बोला था, इथेफॉन हमारा मोस्टली यूज होता है, जो हमारा एक्वस होता है, बाद में ये इथाइलिन रिलीज करता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे इथेफॉन है, जो इथाइलिन के लिए यूज होता है। इथेफॉन ये इन एक्वा सॉल्यूशन इज रेडली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथाइलिन सोलोली। इथेफॉन क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है। इथेलिन अगर इसका हम एक्वा सॉल्यूशन बना लें, फिर इसको हम छिड़क दे पानी में, तो ये बहुत जल्दी मतलब कि रेडली एब्जॉर्ब हो जाता है, आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको प्लांट्स वगैरह या, और वहाँ पे फिर एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इथाइलिन। बाकी इथाइलिन का जो काम है वो हम अपने यूज में ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इथेफॉन। इथेफॉन हेस्टेंस फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज, यानी ये फ्रूट राइपिंग जल्दी करवा देता है। अगर आपके मान लो कि लगे हुए हैं आपके टोमेटो, पक नहीं रहे हैं, ठीक है, या एप्पल हैं आपके, ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे, ये आपका इथाइलिन डाल देंगे जल्दी। ये तो हमें पता भाई कि पकाने के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन, ठीक है। हमारे भाई जब केलों को पका दिया इसने, हमारे मतलब कि बनानास को, ऑरेंज से जो वोलाटाइल सब्सटेंस से निकला, उसकी हेल्प से पक गए थे वो। तो क्या कहता है, इथेफॉन हेस्टेंस फ्रूट राइपिंग टोमेटोज एंड एप्पल्स एंड एक्सिलरेट अब्सीशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये मैंने देखिए पहले ही आपको ऊपर बता दिया कि हमारा ये एब्सीशन करवाता है फ्लावर और फ्रूट का, कहाँ से, प्लांट से। थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी एंड वॉलनट्स, इसकी क्या करता है, थिनिंग करता है कॉटन चेरी और वॉलनट में। और क्या करता है, इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावरिंग इन कुकम्बर्स। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन कुकम्बर्स। देखिए हमने पढ़ा है कि ये मतलब क्या है, इनहिबिटर भी है और प्रमोटर भी है। तो मोस्टली हमारे ये इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ देखिए करता है, इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ मोस्टली करता है। क्या करता है, लीव्स और फ्रूट्स को प्लांट से गिरा देता है, एब्सिशन करवा देता है। लेकिन ये देखिए कुछ चीज़ें प्रमोट भी कर रहा है, जैसे आपका इनिशिएट करता है फ्लावरिंग कहाँ पे, पाइनएप्पल में, ठीक है। और ये फीमेल कुकम्बर में भी देखिए आपका क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, ये इसलिए यील्ड बढ़ा देता है। देखिए प्रमोटिंग एक्टिविटी भी है और हमारा ये इनहिबिटिंग एक्टिविटी भी शो करता है, ठीक है। तो हमने पहले ये पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड में क्या होगा, हमारा ये टोटल हमारा इनहिबिटिंग एक्टिविटी शो करेगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब ये इनहिबिटिंग एक्टिविटी कब शो करेगा, जब आपको वाटर स्ट्रेस वगैरह प्लांट का होगा, तो स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, ठीक है, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा ताकि वो खराब ना हो। मतलब खराब क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एज मेंशन्ड अर्लियर, the abscisic acid was discovered for the role of regulating abscission and dormancy
इसी नाम से तो भाई हुआ था वो, मैंने आपको बताया था ना वो डार्विन, जो मैंने आपको वहाँ पे 3 चीज़ें बताई थी, डिस्कवरी हुई थी अलग अलग, है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मोस्टली हमारे किस लिए यूज होता है, हमारे ये मोस्टली इनहिबिटिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। तो ये एब्सिशन करवाएगा और डोरमेंसी करवाएगा। बट like other PGRs, it also has the other wide-ranging effect on the plant growth and development. प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में अदर रोल्स भी इसके हैं। इट एक्ट एज एन जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये हमको पता है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, उसके मेटाबॉलिज्म को भी कम कर देता। कैसे? ये इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन, भाई उसकी डोरमेंसी को क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी उसको सीड जर्मिनेशन को रोक लेता है जब तक उसको प्रॉपर चीज़ें ना मिल जाएं। ये स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, मान लीजिए वाटर स्ट्रेस आ गया पानी में, पानी की कमी आ गई, तो अगर ये क्लोज नहीं करेगा स्टोमेटा को तो पानी खत्म हो जाएगा प्लांट से और प्लांट आपका मर जाएगा। इसलिए ये अच्छे काम भी करता है। नाम तो स्ट्रेस हार्मोन, लेकिन स्ट्रेस देता नहीं है, स्ट्रेस रिलीज करता है, ठीक है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा कर लेता है। एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, जो मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, प्लांट को टॉलरेंस बना देता है कि वो मरे ना, और क्या करे, बहुत सारे स्ट्रेस से बचा लेता है, पानी के स्ट्रेस से भी बचा लेता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा करके। इसीलिए इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये नाम स्ट्रेस हार्मोन है लेकिन स्ट्रेस देता नहीं है, स्ट्रेस रिलीज करता है। अगर ये स्टोमेटा को क्लोज ना करे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी भाई, सारा का सारा पानी उड़ जाएगा प्लांट से और प्लांट मर जाएगा, ठीक है। और क्या, सीड जर्मिनेशन वाला मैंने बता दिया कि सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि मेटाबॉलिज्म इसका कम कर देता है, मेटाबॉलिज्म कम कर देता है, तो यहाँ पे सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देता है। ये प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, और किसमें प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल, इन सीड डेवलपमेंट में ये रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है। जैसे क्या करता है, मैंने बोला कि डोरमेंसी को बढ़ा देता है, यानी सीड जल्दी से जर्मिनेट नहीं कर पाता, ठीक है। एंड मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी, उसके मैच्योरेशन और डोरमेंसी में भी हेल्प करता है, ठीक है। सीड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मैच्योरेशन में करता है, डोरमेंसी में करता है, बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी, उसमें इंड्यूसिंग डोरमेंसी। भाई अगर यहाँ पे डोरमेंसी इंड्यूस ना करवाए ना तो हम लोग सीड को स्टोर ना कर पाए, ये भी तो समझो। साल साल भर, 2-2 साल, 4-4 साल हम लोग स्टोर करके रखते हैं और खाते पीते हैं सीड्स को, तो वहाँ पे ये सीड्स को हम लोग स्टोर ना कर पाए, इसलिए ये हेल्प्स सीड टू विथस्टैंड एंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। ये क्या करता है, सीड की हेल्प करता है, डेसिकेशन बना करके रखता है, और अदर फैक्टर जो अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, यानी ये ग्रो ना कर पाए आसानी से। इन मोस्ट सिचुएशन ये एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू द जीएच। जिब्रेलिक एसिड में हमने क्या पढ़ा है, जिब्रेलिक एसिड हमारा प्रोमोटिंग एक्टिविटीज शो करता है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक कौन है आपका, ये आपका ए। जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक आपका कौन है, ए। ये एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। ये देखिए जस्ट अपोजिट काम कर रहा है, स्ट्रेस दूर कर रहा है प्लांट का, ठीक है, सीड डोरमेंसी बढ़ा रहा है, ठीक है। और अगर डोरमेंसी नहीं बढ़ाएगा भाई तो हम सीड का स्टोरेज भी नहीं कर पाएंगे। ये मतलब क्या कहता है, सीड्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, उनको प्रमोट करता है जो अनफेवरेबल है ग्रोथ के लिए फैक्टर्स। इन मोस्ट सिचुएशन ये मैं आपको बता चुका। देखिए अब देखिए हमारे हार्मोन्स यहाँ से हो गए ख़त्म, ये भी छोटा सा पैराग्राफ बचा है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ हार्मोन्स आपके साथ में मिलकर के काम कर लेते हैं, है ना। बहुत सारे हार्मोन आपके साथ में मिलकर के काम कर लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअलिस्टिक या सिनर्जिस्टिक। देखिए मैं आपको और बताऊं, बहुत सारे हार्मोन्स आपके साथ में मिलकर के काम कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक। बहुत सारे अपोजिट काम करते हैं, उनको हमने बोला एंटागोनिस्टिक और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये भी मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, वी में समराइज दैट एनी ऑफ द एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, one of the other PGR has some role to play, such roles could be complementary और antagonistic। मतलब ये है कि जब प्लांट हमारा ग्रो करता है, डेवलपमेंट होता है, उसका बढ़ता है वो,
तो इन सब चीज़ों में कुछ हार्मोन क्या होते हैं, अपोजिट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, यानी ये अलग अलग रोल प्ले कर सकते हैं। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा या एंटागोनिस्टिक। अभी बोला ना मैंने कि AVA का GA हमारा एंटागोनिस्टिक है, तो ये हमारा ऐसे भी काम कर सकते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक भी हो सकते हैं। दीज कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक, अलग अलग भी काम कर सकते हैं और एक साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सिनर्जिस्टिक मतलब क्या है कि एक साथ हमारे काम कर लेंगे, यहाँ पे हमारे अलग अलग काम करेंगे। अपोजिट यहाँ पे कुछ सिमिलर काम भी कर लेंगे। सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन लाइफ ऑफ अ प्लांट वेयर मोर देन वन PGR इंटरेक्ट टू इफेक्ट दैन इवेंट, यानी एक इवेंट में मोर देन 2 PGR भी आपके आ सकते हैं। जैसे आपका डोरमेंसी ऑफ सीड हो गया, बड हो गया, एफसीशन, सेनिसेंस, एपिकल डोमिनेंस, ये आपका देखिए हो गया। जैसे हमारे क्या है, डोरमेंसी इन सीड्स हमारा देख लो, ठीक है। एफसीशन देख लो, एफसीशन हमारा कौन, AVA भी करवा रहा था और हमारा इथाइलिन भी करवा रहा था। तो कभी कभी साथ भी काम कर सकते हैं और कभी कभी अलग अलग भी काम कर सकते हैं। द रोल ऑफ PGR इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल, ये आपका इंट्रिंसिक कंट्रोल होता है, मैंने आपको बताया है, अलॉन्ग विद द जीनोमिक कंट्रोल एंड एक्सट्रिंसिक कंट्रोल, ये आपके अलग अलग रोल करेगा इनके साथ में मिलकर के। यानी जीनोमिक कंट्रोल मैंने आपको बताया था इंट्रासेल्यूलर, हार्मोन मैंने आपको बताया इंटरसेल्यूलर। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हेल्प करते हैं किसके साथ में, टोटल कुल मिला के बोल रहा है कि इंट्रिंसिक और एक्सटिंक्शन यानी हार्मोन्स, जेनेटिक्स और एक्सटिंक्सिक तीनों मिलकर के आपकी इंपॉर्टेंट रोल का प्ले करते हैं प्लांट के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। मैनी ऑफ द एक्सटिंक्सिक फैक्टर सच एज टेम्परेचर, लाइट, कंट्रोल प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये हमारे देखिए लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, न्यूट्रल प्लांट्स, ये सारे हमारे सिलेबस में ख़त्म हो चुके हैं वाया पीजीआर की हेल्प से। सम ऑफ सच इवेंट्स कुड बी वर्नलाइजेशन, हमारे सिलेबस में अब नहीं है। फ्लावरिंग हमारे सिलेबस में देखिए, फ्लावरिंग क्या है, फ्लावर का बनना, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट मूवमेंट, ये सब चीज़ें देखिए क्या है कि अब हमारे सिलेबस में ये हमारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, पहले हमारे सिलेबस में थी, ठीक है। तो मैंने आपको देखिए कोशिश की आपको सारा कुछ देखिए मैं बता दूं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा गया, एक एक चीज़ डिटेल मैंने आपको बता दी। जो चीज़ नहीं समझ में आई तो मैंने आपको समझा करके फिर आगे बढ़ाऊँ। चलिए तो फिर आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।